हाँ चलो तो सो वी आर स्टार्टिंग अवर जियोग्राफी, जिसमें हमारा चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज। सो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम देखेंगे ये चैप्टर में। सबसे पहले हमारे एसएस में 2 चैप्टर हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड, और अब हम 8th चैप्टर ले रहे हैं। फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर जो था वो हिस्ट्री का था, जो 8th चैप्टर है वो जियोग्राफी का है। अच्छे से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। बहुत सारी बातें ऐसी भी है जो हम क्लास 8 और क्लास 9 की एसएस में पढ़ चुके हैं, ओके, और नई बातें भी आएगी। बहुत सारी बातें कॉमन भी है तुम्हारे ये चैप्टर में, और जो सीबीएसई का भी ऐसा जियोग्राफी में कंटेंट है जिसमें सारी सॉइल के बारे में क्लासिफिकेशन है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल, वो सब बातें। तो मेजरली ये चैप्टर सेम जैसा है दोनों के लिए। सो आई थॉट कि दोनों को ही एक साथ पढ़ा दूँ, बट अगेन नो इशू, वो वापस देखेंगे सीबीएसई का भी। अभी हम जीएसबी का चैप्टर पढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज। अब जैसे हमने कल्चर की बात की थी, ओके, तो हमने बोला कि कल्चर भी 2 टाइप के होते हैं, देखा था ना हमने। जैसे कि हम कल्चर बना रहे हैं, ओके। जैसे हेरिटेज की बात की थी हमने, तो हेरिटेज में हमने बोला था कि नेचुरल हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज, फिर आर्टिफिशियल, मतलब कि ये जो मतलब कुछ ना कुछ हमने बनाया है, ओके, वो भी कल्चर में हमने डाल दिया, बट से हमने बनाया है। जैसे कि ताजमहल बना दिया, स्टैचू ऑफ यूनिटी बना दिया, ओके, तो वो बनाया है। लेकिन पहाड़ हमने नहीं बनाए, रिवर, ओके, वैली, माउंटेन, रिवर, लेक, ये सब कुछ चीज़ें हमने नहीं बनाई है। तो यहाँ पे हम किसकी बात करने वाले हैं? नेचर की, ओके। नेचुरल मतलब नेचर की। अभी नेचर में वैसे भी सब कुछ, जैसे कि एनिमल्स है, प्लांट्स है, ट्रीज है, वो सब भी नेचर में ही आ गए, ओके। पेट्रोल है, डीजल, कैरोसिन, वो सब भी हमने थोड़ी लेबोरेटरी में बनाया है। पानी है, सॉइल है, ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने बनाई नहीं है, ओके, तो वो हम देखेंगे। और ये सारे रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज क्या है वो भी अब हम डेफिनेशन देखेंगे। बट एक्चुअली रिसोर्स मतलब क्या? वन टाइप ऑफ सोर्स, वो अंदर लिखा है ना, सोर्स से ही बना हुआ है रिसोर्स। मतलब क्या? सोर्स हम किसे बोलते हैं? सोर्स हम इसे बोलते हैं जैसे कि सन इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो दैट मीन सोर्स मतलब हम एनर्जी गेन कर सकते हैं किसमें से? सन में से, ओके, लाइक दैट। तो यहाँ पर भी हमें डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का हेडिंग तो समझ में आ गया है, नेचुरल रिसोर्स। मतलब हमें जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास, मतलब सोर्सेज है जिससे हमें कुछ ना कुछ मिल रहा है। नॉट ओनली एनर्जी, कुछ ना कुछ मिल रहा है, कुछ ना कुछ, वॉट एवर हमारी जो नीड है, ओके। जैसे मुझे भाई जीने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन मिल रहा है, तो वो एक नेचुरल रिसोर्स है। भाई पीने के लिए पानी भी चाहिए, ओके, तो भाई पानी भी रिवर में से हम ले रहे हैं, रेन वाटर होता है। सो यस, वो भी एक टाइप ऑफ रिसोर्स है। खाने के लिए खाना चाहिए, फूड चाहिए, ग्रेन्स, तो ये फूड ग्रेन्स कहाँ से मिलेंगे? खेत में से। कोई इंडस्ट्री तो ऐसे नहीं कि भाई ये लोग वीट बना दें, ऐसा तो होगा नहीं। शुगर इंडस्ट्री में शुगर नहीं बनती है, शुगर मैन्युफैक्चर होती है, वहाँ पे ग्रो नहीं की जाती, ओके। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसे देखा जाए तो मोर और लेस सब कुछ ही किसमें आया है? रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स ही। आर्टिफिशियल, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि जैसे ताजमहल, स्टैचू ऑफ यूनिटी हमने बनाया, वो हम बोल रहे हैं हमने बनाया, और माउंटेन हमने नहीं बनाया। लेकिन ये किससे बनाया? उसे पत्थर से बनाया, रॉक से बनाया, मार्बल से बनाया, वो कहाँ से आए? वो भी नेचर में से ही आए। तो इनडायरेक्टली तो सब कुछ नेचर का ही है, हमारा कुछ भी नहीं है। हम बोलेंगे कि हमने ये बनाया, कैसे बनाया भाई? तो फिर उसके लिए अगर हम डीप डाउन पीछे जाते जाएंगे कि उसके लिए इंग्रेडिएंट्स क्या थे, क्या क्या था। जैसे तुम बोलोगे कि मैंने चाय बनाई, ओके, तो कैसे चाय बनाई? बोले कि भाई बर्नर था, गैस स्टोव था, मिल्क था, ये सब कुछ था, इसलिए मैंने बनाई कि पहले ये डाला, फिर ये डाला, ये सब किया, तो चाय बन गई। तो हम बोलेंगे मैंने बनाई। लेकिन एग्जैक्टली देखा जाए तो तुमने नहीं बनाई है, यू आर वन ऑफ द एविडेंट, ओके। मतलब तुम तो सिर्फ बहुत सारे, जैसे कि 100 एविडेंट्स इकट्ठा होके एक काम होने वाला हो, तो तुम 100 में से 1 हो। चलो 10 का नंबर ले लो कि 10 एविडेंट्स होके, मतलब 10 एविडेंट्स इकट्ठा होके कोई एक काम होने वाला है। जैसे एक है मिल्क,
दूसरा है पानी, तीसरा है चाय पत्ती, चौथा है अदरक, पांचवा है चीनी, बहुत कुछ ऐसे। फिर एक है टी लीव्स, ओके। फिर है एक टाइम, फिर है गैस। गैस के अंदर फिर स्टोव होना चाहिए अच्छे से, नेचुरल रिसोर्सेज, हमारा जो गैस है नेचुरल गैस वो आना चाहिए, ओके। फिर सपोज तुम इलेक्ट्रिकली बना रहे हो केटल पे तो इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। फिर आ गए तुम, तो भाई तुम आ गए तो तुम्हें पहले तो बनाना आना चाहिए। तो तुम्हें कैसे बनाना है, तुम्हें कहीं पे सुना हुआ होना चाहिए, देखा हुआ होना चाहिए, समझा हुआ होना चाहिए, पहले बनाई हुई होनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, या साथ में कोई गाइड होना चाहिए कि ऐसे करो बताने वाला। कितना कुछ होता है, तब जाके हम एक चाय भी बना पाते हैं, ओके। और हम ऐसे ही बोल देते हैं कि मैंने खाना बनाया, मैंने चाय बनाई। लेकिन ये जो सपोज 10 एविडेंस है, ओके, वो 10 में से सिर्फ हम एक है, इसमें से एक भी ना हो तो वो चीज़ नहीं होगी, ओके। जैसे कि मिल्क ही नहीं है तो फिर वो काढ़ा बन जाएगा, ओके। चाय पत्ती ही नहीं है तो काढ़ा भी नहीं बनेगा। क्या करोगे, पानी और मिल्क को इकट्ठा करके अदरक डाल के क्या करेंगे हम उसका? ऐसा तो दूध पीने नहीं वाले, अदरक वाला दूध, ओके। सो एक भी चीज़ नहीं होगी तो होगा नहीं, तो हम मान लेते हैं कि हमने किया। सो इनडायरेक्टली सब कुछ है किसका? नेचर का ही है। हमने कुछ ऐसा किया है नहीं। हाँ, हम दूसरा फॉर्म दे देते हैं कि बोलेंगे कि हमने बिस्किट बनाई, वीट वाले बिस्किट। तो भाई वीट कहाँ से आया? खेत में से। तो खेत में कौन गया था? बोले कि हम गए, मतलब फार्मर गया था और फार्मर ने फार्मिंग की तब जाके मिला। अच्छा, तो फिर फार्मर ने भी कैसे किया? वो घर से ही सब कुछ सिर्फ मेहनत से कर दिया? नहीं, ऑक्सीजन होना चाहिए, मतलब एनवायरनमेंट होना चाहिए, पानी होना चाहिए, फर्टिलाइजर होना चाहिए, सॉइल होनी चाहिए, सीड होना चाहिए, तब जाके कुछ होता है, ओके। बहुत सारा मिल के एक चीज़ होती है। समझ में आया? तो वही चीज़ हमें पूरे चैप्टर में समझनी है, डिफरेंट कंटेक्स्ट में। तो ये है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज। स्टार्ट करते हैं। हाँ, सो ह्यूमन नीड्स कैन बी सेटिस्फाइड पार्शियली और कंप्लीटली थ्रू द रिसोर्सेज। तो भाई जो ह्यूमन की नीड्स है वो सेटिस्फाइड हो जाती है पार्शियली, मतलब थोड़ी बहुत, या फिर कंप्लीटली, ओके, थ्रू दी रिसोर्सेज से पार्शियली और कंप्लीटली सेटिस्फाई होती है। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं पार्शियली और से कंप्लीटली? क्योंकि नीड्स तो चलो मान लिया कि कंप्लीटली फुलफिल्ड हो जाती है, लेकिन ह्यूमन के वांट्स जो है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, वो कभी कंप्लीटली फुलफिल्ड नहीं होते। क्योंकि जैसे ही उसको वो मिल जाता है वो कुछ बोलता है कि नहीं और कुछ, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, लाइक दैट, ओके। तो वही बोला है कि रिसोर्स से पार्शियली सेटिस्फाइड हो जाएगा, ओके, और से कंप्लीटली भी सेटिस्फाई हो जाएगा। क्या जरूरतें, नीड्स, ह्यूमन की नीड्स। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स इन द नेचर बट वी कैन नॉट कॉल ऑल ऑफ देम रिसोर्सेज। भाई नेचर में तो बहुत कुछ है नेचर में, लेकिन हम सबको रिसोर्सेज नहीं बोलेंगे। क्यों सबको रिसोर्सेज नहीं बोलेंगे? जो चीज हमें काम में आ रही हो उसी को हम रिसोर्सेज बोलेंगे, ओके। जो चीज काम, क्योंकि नेचर तो मतलब थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स है और इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी का वर्ल्ड है हमारा, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। तो हम किसे रिसोर्स बोले भाई, ओके। तो जो चीज़ हमें काम में आ रही हो उसको ही हम रिसोर्स बोलेंगे। जैसे कि ले लो कि पेट्रोल, तो भाई आज से 400 ईयर्स बिफोर, और से 400, 500, 300 ईयर्स बिफोर हम बैलगाड़ी चलाते थे, ओके। तो क्या तब पेट्रोल नहीं था अर्थ पे? था, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि ये पेट्रोल का यूज़ कैसे करना है, ओके। और वो बहुत ज़्यादा नीचे था, तो हमने कभी डिगिंग किया ही नहीं, हमें पता ही नहीं चला कि ऐसा कुछ है। तो रिसोर्सेज तो थे, लेकिन हम उसका यूटिलाइज, हमें पता ही नहीं था। हमारा ब्रेन इतना वर्क नहीं कर रहा था, हमारा इंटेलिजेंस इतना वर्क नहीं कर रहा था कि हमें पता चले कि ओ इससे भी ये होता है। सोलर एनर्जी अब हम हार्वेस्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल मोपेड, बाइक, कितना कुछ हो रहा है। तो क्या सन, अभी सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना एंड ऑल, तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और ये सब तो अभी की बातें हैं। अभी की इन द सेंस से ले लो लास्ट 100, 200, 300 ईयर्स। क्या उससे पहले लोग जीते नहीं थे? नहीं जीते थे। कैसे जीते थे? दिया, ओके, लैम्प से, ओके, दिया जलाकर, दीपक जलाकर। तो क्या तब सन नहीं था क्या? सन तो था ही, तो तब भी सोलर एनर्जी तो थी, बट हमारे पास वो नॉलेज नहीं था कि इसका यूटिलाइजेशन कैसे करें। तो
रिसोर्सेज तो है, लेकिन हम रिसोर्सेज बोलेंगे किसको? जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे उसको ही हम रिसोर्सेज बोलेंगे, ना कि सबको बोलेंगे। हाँ, सबको ही रिसोर्स है, लेकिन हमें थोड़ी पता है कि इससे क्या होगा। समझ में आ रहा है? हमें पता नहीं है कि उससे क्या होगा। जैसे कि अभी मैंने तुम्हें सोलर एनर्जी का एग्जांपल दिया, पेट्रोल का एग्जांपल दिया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन भी सालों से है, बट हमें पता नहीं है कि उसका एज अ फ्यूअल भी यूज़ होता है। तो अब कितनी सारी रिसर्च चल रही है और कितनी सारी रिसर्च कंप्लीट भी हो गई है, एंड हम थोड़ा बहुत हम यूज़ भी करने लगे हैं हाइड्रोजन को एज अ फ्यूअल। ओके, तो सोचो कि ज़्यादा इन्वेंशन और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी तो हम हाइड्रोजन को ही एज अ फ्यूअल यूज़ करेंगे। सो हम इलेक्ट्रोलाइसिस करके, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि पानी तो है हमारे पास। और अब ये अलग अलग कर लिया, उसमें से जो हाइड्रोजन मिला हमें, उसका हम एज अ फ्यूअल यूज़ कर सकते हैं। तो सोचो पेट्रोल, डीजल, ये सब खत्म हो जाएंगे तो भी हमारे पास हाइड्रोजन तो है, क्योंकि पानी है तो हाइड्रोजन तो है ही ना। ओके, सो ये इन्वेंशन चल रहे हैं, तो हाइड्रोजन भी सालों से है, लेकिन हमें नहीं पता था, तो हमने पहले उसको रिसोर्स नहीं बोला था, लेकिन अब हम उसको रिसोर्स बोलेंगे। समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? तो जो भी हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे वो हमारा रिसोर्स है। ओके, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम सबको रिसोर्स नहीं बोलेंगे। करंटली अभी हमारे नॉलेज में जो है कि भाई ये रिसोर्स, ये हमारे काम आ सकता है, तो वो रिसोर्स है, अदरवाइज नहीं है, लाइक दैट। सो these elements can be called resources, देखो, only when these are utilized by man through his spatial knowledge, okay, and expertise, okay। तो हाँ, तो ये जो नॉलेज है वो हम गेन कर सकते हैं कब? मतलब ये जो मैंने तुम्हें बताया वही है कि ये सारे जो रिसोर्सेज है, वो रिसोर्सेज को हम रिसोर्सेज कब बोलेंगे? ये सारे थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स को हम रिसोर्सेज कब बोलेंगे? जब उसका हम यूटिलाइजेशन करें, तब। ओके, दीज एलिमेंट्स कैन बी कॉल्ड रिसोर्सेज ओनली। कब उसको रिसोर्सेज बोल सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ जब हम उसका यूटिलाइज करें, उसका हम यूज कर सके तो रिसोर्स है, अदरवाइज रिसोर्स नहीं है। ओके, हवाएं चल रही है और तुमने विंड एनर्जी, विंड टर्बाइन लगाया और उसका यूटिलाइजेशन किया, तो वो अभी वी कैन कॉल, हाँ, विंड एनर्जी, विंड जो है वो रिसोर्सेज है। तो हवाएं अभी 100 साल से नहीं चल रही है, हजारों सालों से चल रही है, बट तब वो रिसोर्स हम नहीं मानते थे। क्यों? हमारी बुद्धि नहीं चल रही थी उतनी। अब वो रिसोर्सेज है। ओके, हाँ हाँ। निर्भय, क्या करोगे? मैथ्स लाए हो? क्या क्या लाए हो? मैथ्स लाए हो ना? तो अभी तो जीएससीबी का एसएस चल रहा है, सीबीएसई की तो एग्ज़ाम चल रही है, और दिशा की तो मंडे से है। तुम्हारी कब से है? एग्ज़ाम ख़त्म हो गई? कब? अभी मतलब यही मंथ में? हाँ। अच्छा, ओके। तो कौन से चैप्टर थे सारे? मैथ्स में कितने चैप्टर थे? मैथ्स में 1, 2, 3 और 5, 7। 5 और 7 प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, हाँ सर, ट्रिग्नोमेट्री था। अच्छा, ओके। और साइंस में? साइंस में सर केमिस्ट्री का फर्स्ट, बायो का फर्स्ट, फिजिक्स का फर्स्ट। ओके, और एसएस में? एसएस में कुछ, एसएस में भी सबका फर्स्ट था। और हाँ, हिस्ट्री का फर्स्ट था पूरा? नहीं, हिस्ट्री का सेकंड पूरा था। अच्छा, और क्या रहा? इंग्लिश में? इंग्लिश में तो फर्स्ट और सेकंड और पोएम्स। और वो दूसरी बुक में? उसमें तो फर्स्ट ही था, वो ट्राई ऑफ सर्जरी। ओके, ठीक है। तो अभी मैथ्स करो, और जो तुम्हें चैप्टर टफ लग रहा हो, ये जो तुम्हारी एग्जाम हो गई है, कौन कौन सी? 1, 2, 3 था, हाँ, और 8 था। 8 था। हाँ, तो ये चैप्टर हमारे भी यहाँ कंप्लीट हो ही गए हैं। हमारे ऑलमोस्ट 7 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। ओके, सो ये 4 चैप्टर में तुम्हें जो टफ लग रहा हो वो प्रैक्टिस करो, और उसमें से जो भी डाउट्स निकल रहे हो उसको मार्क करके रखो। मार्क नहीं, तुम एक पेज लो, रफ पेज पे, और से बुक के लास्ट पेज पे नोट डाउन करते जाओ कि सपोज ये एक्सरसाइज है 8.1, उसमें से ये नहीं आ रहा, 8.2 उसमें से ये नहीं आ रहा, 8.3 सब आ रहा है, लाइक दैट।
नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही किया ना सब, मतलब बहुत कुछ डिलीट भी हुआ है। हाँ तो ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट तो ऐसे रही थी। अच्छा हाँ, नहीं एक और थी फोर्थ वाली नहीं, अच्छा स्कूल में। हाँ ओके, लेकिन स्कूल में पूरा पढ़ाया या सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज पढ़ाई थी? 2 ही पढ़ा। अच्छा, तो अब मतलब एक बाकी है अभी। ओके ठीक है। हाँ तो वही वो तुम जो भी हो फर्स्ट सेकंड थर्ड और 8th में से तुम्हें जो सबसे ज़्यादा टफ लग रहा हो वो स्टार्ट करो और प्रिपरेशन स्टार्ट करो, पहले फॉर्मूला और जो भी डाउट्स हो लिखते जाओ। ओके, तो वो हम डाउट सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर अभी जैसे इनको बताया कि सीबीएसई में भी ये चैप्टर है जियोग्राफी में, और सेम जैसा ही सब कुछ आएगा इसमें, जो सॉइल टाइप्स ऑफ सॉइल्स और वो है वो उसमें भी आएगा, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस भी है। तो मतलब कि सुनना हो तो तुम ये भी सुन सकते हो, कहने का मीनिंग ये है कि तुम ये भी सुन सकते हो, लेकिन लिखना तुम्हें तुम्हारी बुक का ही है, यहाँ से तुम्हें नॉलेज थोड़ा बढ़ेगा। तो सुनना हो तो ये भी सुन सकते, पर्टिकुलरली दिस चैप्टर। ओके, हिमांशु की तो एग्ज़ाम है तो वो पढ़ रहा है, अदरवाइज ये चैप्टर बाकी है हमारा सीबीएसई में। ये जो हमारा सोर्सेज वाला चैप्टर है जिसमें ये टाइप्स ऑफ सॉइल और वो सब आएगा वो बाकी है, तो वो तो हम डिस्कस करेंगे ही जब चलेगा तब। बट बहुत ज़्यादा कॉमन भी है, तो तुम्हें सुनना हो तो ये सुनो, अदरवाइज तुम मैथ्स करो। और उसमें भी क्या करना है वो मतलब अभी करना है, बट एट द सेम टाइम घर पे भी ये स्टार्ट कर दो कि सबसे टफ ये लग रहा है, वो किया, इतने डाउट्स हैं, दूसरा ये सबसे टफ है वो करो, वैसे ही चारों चैप्टर कंप्लीट कर लो, जो भी डाउट्स है वो सारे नोट डाउन कर लो। एट द सेम टाइम ये 4 चैप्टर के भी और बाकी 3 चैप्टर भी जो कंप्लीट हुए हैं, फॉर्चुनेटली सबके वीडियो दिस ईयर बने हैं, तो मैं आज जाओ तो ग्रुप में भेज दूंगा फिर से। सो 1 by 1 वो वीडियो भी देखना स्टार्ट कर दो, सारे ही न्यूमेरिकल अंदर करवाए ही है। सो एक बार तुम देखोगे समझ में आ जाएगा तो वो डाउट भी सॉल्व हो जाएगा, और अगर वीडियो में से समझ में नहीं आ रहा है देन यू हैव टू आस्क मी हियर। ओके, तो स्टार्ट कर दो अच्छे से। तो अभी तुम्हारी एग्ज़ाम कंप्लीट हो गई है, हाँ तो नेक्स्ट एग्ज़ाम तो अभी 2 महीने बाद आएगी शायद। ओके ठीक है, ठीक है। तो वो घर पे भी मतलब कंटिन्यू करते रहना। ओके, तो क्या है कि अब जैसे ही एसएससी इनका ख़त्म होगा और फिर हम वापस फर्दर सिलेबस में आगे बढ़ेंगे, तो जितना हमारा हुआ है उतना तुम्हारा हो जाए। ओके, तो कंटिन्यूअस वीडियोस देखते रहना। साइंस में तो हमारा भी इतना ही हुआ है, 3 के फर्स्ट चैप्टर। मैथ्स में 7 चैप्टर जैसे हो गए हैं हमारे, जैसे नहीं मतलब 7 चैप्टर हो गए हैं। एपी हो गया 7th हो गया, 14 वाला हो गया लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी, और 1 2 3 हो गया, तो 1 2 3 देन 5 7 8 14 हो गए ना 7। ओके, तो ये लास्ट ईयर में किया था। हाँ वही है, 10th का। हाँ वही एक ही फॉर्मूला के ऊपर बेस है। इनका भी 2 ही दिन में कंप्लीट हो गया था, एक दिन में आधा दूसरे दिन में आधा, एक ही फॉर्मूला है उसके बेस पे। और जो 9th का तुम्हारा बेसिक है ही वो, जो हमें पता है ना कि भाई 52 कार्ड्स होते हैं, डाइस होता है, ऐसे फेंकना है, ये वो ही सब चीज़ें हैं। तो हाँ, न्यूमेरिकल फॉर्मूला वही है, न्यूमेरिकल को पूछने के तरीके बदले हुए हैं, और 1-2 न्यूमेरिकल है वो एक बर्थडे वाला है, और 1-2 न्यूमेरिकल है जिसमें तुम्हें पर्टिकुलरली ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा है, अदरवाइज सिंपल ही है। तो वो भी तुम कंटिन्यूअसली मतलब ऐसा करो, दिन के एटलीस्ट मिनिमम 2 वीडियोस तुम कंप्लीट करते जाओ। अपनी चैनल पे ही है, फिर भी मैं भेज दूंगा, फिर भी दिन के एटलीस्ट 2 वीडियोस देख लो, तो उसमें से जो भी डाउट निकल रहा है वो लिखते जाओ। ओके, तो जितना हो सके उतना जल्दी हमें कवर अप कर लेना है, मतलब सबको साथ हो जाना है। ओके, जितना हो सके उतना जल्दी साथ में सबके साथ इक्वल हो जाना है। ओके ठीक है, चलो हाँ चलो तो आगे बढ़ते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं। इन अदर वर्ड्स द थिंग्स ऑन विच द मैन इज डिपेंडेंट। तो भाई ऐसी चीजें जिसके ऊपर मैन क्या है, डिपेंडेंट है। ओके, ह्यूमन नीड्स कैन बी फुलफिल्ड बाय देम। तो भाई ऐसी चीजें जिसके ऊपर मैन डिपेंडेंट है, हमारी जो नीड्स है उनके द्वारा फुलफिल होती है, एंड मैन हैज द फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी टू यूटिलाइज देम कैन बी कॉल्ड एज रिसोर्स। तो ये रिसोर्सेज की डेफिनेशन पहले जो पढ़ा वो भी डेफिनेशन, बहुत सारी डेफिनेशन है। सिंपल डेफिनेशन तो क्या है, जो भी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करे वो सब कुछ रिसोर्सेज।
anything which satisfy the human needs can be called as resources. Okay, तुम्हारी नीड्स तुम्हारे मम्मी पापा पूरी कर रहे हैं तो मम्मी पापा भी रिसोर्स है, वही है डेफिनेशन, और सच्चाई भी वही है। नहीं तो हमारे पास है कुछ खुद के नाम का, कुछ है? कुछ भी नहीं है, हम खुद भी खुद के नहीं है। ओके चलो, सो इन अदर वर्ड्स थिंग्स ऑन विच मैन इज डिपेंडेंट, जिनके ऊपर भाई हम जो है डिपेंडेंट है, जैसे ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंट, हम ट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है क्योंकि वो ऑक्सीजन देते हैं, हम नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है क्योंकि वो पानी देते हैं, सॉइल है, माउंटेन्स है, हवाएं चल रही है, सब कुछ। ओके, हम एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, हमें मिल्क मिल रहा है, मिल्क प्रोडक्ट्स मिलती है, फिर मीट, नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनको मीट मिलता है, तो हम डिपेंडेंट है एनिमल्स के ऊपर भी, हम डिपेंडेंट है प्लांटेशन के ऊपर भी, वी आर डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑल्सो। तो सब कुछ ही रिसोर्स हो गया ना, फिर बाकी क्या रहा? तो एनिमल आ गया, प्लांट्स आ गए, वेजिटेशन आ गया, नेचर आ गया, मतलब उसमें सब कुछ, रिवर, माउंटेन, लेक, पॉन्ड, ये वो। फिर तुम ऐसा मत बोलना सर हमारे घर के पीछे एक कुआं है उसको हम यूज नहीं करते, तो भाई पानी तो है ना। ओके पानी है ना, वो कुएं में पानी जाएगा और फिर तुम यूज नहीं करोगे ना, तो वो ग्राउंड में सेटल होता जाएगा, धीरे 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 एब्जॉर्ब होता जाएगा और सॉइल के पास चला जाएगा। तुम किसी चीज को कंटिन्यूअसली स्टोर भी नहीं रख सकते। कैसे? वो खाली पानी ऐसे नहीं पड़े थे 8-9 में, ऐसे करके रख दिया तुमने, धीरे 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 इवोपरेट हो जाएगा, फिर वापस इवोपरेट हुआ, बारिश बन के 6 महीने 8 महीने बाद वापस पानी वही नीचे आएगा, वो साइकिल चलती रहेगी। यू कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट और होल्ड द नेचर, हम नेचर को होल्ड नहीं कर सकते। हम सोच सकते हैं कि हम कर सकते हैं लेकिन नहीं कर सकते। फिर तुम बोलोगे सर बाहर नहीं रखेंगे, हम घर के अंदर रूम में रख देंगे एक ग्लास भर के पानी, वो भी जाएगा देखना। हाँ, बंद करके रखोगे तो नहीं जाएगा, कितना भी बंद कर लो फिर भी जाएगा, लेकिन फिर टाइम कम हो जाएगा, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन हो जाएगा। नहीं, हम गंगा जल लेके आते हैं तो सालों साल रखते हैं। एक ही बार कोई हरिद्वार गया तो पूरे ऐसे कैंस भर के ले आए और फिर पूरी जिंदगी चल रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो रिवर गंगा वाटर की ही कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसमें कभी भी इंसेक्ट्स नहीं आते, वायरसेस, इंसेक्ट्स नहीं बनते। बाकी पानी अगर तुमने स्टोर करके रखा ना तो उसमें इंसेक्ट्स और वो सब जन्म लेगा, बॉर्न होंगे उसमें। ओके, बट गंगा वाटर में ऐसा नहीं होता। ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स है। और दूसरे कोई वाटर को तुमने ऐसे संभाल के स्टोर करके रखा, बंद, सील टाइट रखा, तो भी वो बिगड़ जाएगा आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, तो ये तो एक्सट्रीम सिचुएशंस की बात है कि कोई बोलेगा नहीं सर हम टक्कर देंगे नेचर को, कुछ ना कुछ स्टोर करके रहेंगे, नहीं हो पाएगा। कुछ ना कुछ होगा, अर्थक्वेक हुआ, सब कुछ पूरा, तुम बोले कि घर में रखा था, अर्थक्वेक हुआ पूरा घर अंदर चला गया। हम पानी की बोतल की क्या बात कर रहे हो, पूरा घर ही अंदर चला गया नेचर के पास। ओके, वी कैन नॉट क्या बोल सकते हैं, चैलेंज द नेचर। हाँ, वी कैन नॉट मतलब वी शुड नॉट। ओके, चैलेंज करना हो तो भाई कुछ भी कर सकते हो तुम, बट फिर कुछ होगा नहीं, रिजल्ट पता है ना तुम्हें। नहीं तो वो जो कभी कुछ किसी ने अल्कोहल ड्रिंक विंक कर लिया तो वो तो भाई किसी को भी चैलेंज दे सकता है, आ जाओ जो भी है वो सब कुछ खत्म कर देंगे। ओके, बट होगा कुछ नहीं। हाँ, नहीं अभी नहीं है। नहीं, अभी आएंगे शायद थोड़ी देर में। क्या हुआ, डाउट है? अच्छा, कोई नहीं, आगे करो, मैम अभी आएंगे। हाँ चलो, सो डिपेंडेंट जिनके ऊपर हो, ह्यूमन नीड जिससे सेटिस्फाई हो, और जिसको, जो थिंग्स को हम फिजिकली, मतलब हम फिजिकल कुछ ना कुछ कर कर, शारीरिक तौर पर कुछ कर कर, एंड इंटेलेक्चुअली, सिर्फ शारीरिक नहीं, मेंटली भी उसको कुछ चेंज करे, उसका फॉर्म बनाए और फिर उसकी हम उसका यूटिलाइजेशन कर सके, वो सब कुछ क्या है, रिसोर्सेज है। देन याद रह गया, ये 3 चीजें लिखी हमने, क्या क्या? एक तो हमारे नीड सेटिस्फाई करे, दूसरा हम जिनके ऊपर डिपेंडेंट हो, और तीसरा कि फिजिकली एंड इंटेलेक्चुअली और से मेंटली जिसको हमारी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली उसका हम यूज कर सके। तो ये सब कुछ को, ये सब मिला के, ये 3 पॉइंट याद रखने हैं तुम्हें। जिसके ऊपर मैन डिपेंडेंट हो, कहाँ गया रे, कि जिसके ऊपर मैन डिपेंडेंट हो, जो ह्यूमन की नीड सेटिस्फाई करे, एंड थर्ड वन
जो जिसका हम फिजिकली और इंटेलेक्चुअली यूज कर सके, कैपेसिटी टू यूटिलाइज देम कैन बी कॉल्ड एज रिसोर्सेज। याद रह गया? हाँ या ना? याद रह गया ना? ओके चलो। इन दिस वे एनीथिंग विच इज यूजफुल टू फुलफिल द ह्यूमन नीड्स बिकम रिसोर्सेज। भाई ये एक और, जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बताया, एक और डेफिनेशन, एनीथिंग which is used to fulfill human needs becomes a resource in ancient time। तो ये फर्स्ट डेफिनेशन, यहाँ से सेकंड डेफिनेशन, जो लिखनी हो लिखो, फिर हम तो इजी वाले ही लिखेंगे ओके ये शॉर्ट में खत्म हो जा रहा है। तो देखना दोनों भी लिख सकते हो और ज़्यादा इंप्रेशन अच्छी लगेगी इवेल्युएटर के माइंड में कि ओ क्या बात है, ये भी पता है ये भी पता है, तो दोनों लिख दो। तो अभी टेस्ट की अभी मैं तुम्हें चेक करके दूँ ना, तो एटलीस्ट वन टाइम तुम दिशा की आंसर बुकलेट चेक करो कि पता चले कि कितना नीटली और अच्छे से लिखा हुआ है। ओके तो फिर हम वैसे, तुम भी कॉपी करो, बोल तो रहा हूँ कॉपी करो। कॉपी करना मतलब क्या, किसी की अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स है तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर भी डेवलप हो। इतना ही छोटा ही आंसर है, सपोज 4 या 5 लाइंस में कंप्लीट हो जाएगा। ओके फिर किसी का है सपोज शायद टीशा का भी है, तो तुम लोगों ने मतलब दिशा का एकदम परफेक्ट राइट अप है, टीशा का उससे थोड़ा कम है, तुम लोगों ने तो ऐसे शॉर्ट में ही खत्म कर दिया है। हाँ तुम्हारा भी है, तुमने क्यों पेंसिल से लिखा है? पेंसिल क्यों यूज कर रहे हो? ऐसे ही तो प्रैक्टिस होनी चाहिए ना पेन से लिखने की। अभी भी पेंसिल है देखो। अच्छा तो पेन से लिखने की, फिर ऐसा ना हो कि पेन यूज, फिर ये नई पेन, ये नहीं लग रहा है, ये पेन से लिखो। और पेन भी अच्छे से चूज करो, उसकी पेन देखो, उस अंदर से फ्रेग्रेंस आती है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि फ्रेग्रेंस आए वैसी पेन यूज करो, बट एटलीस्ट अच्छी पेन यूज करो। ओके ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा इंक जिसमें से ड्रॉप आउट हो रही हो ना, ओके तो बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे रफ वर्क हो ना वैसे लगता है। तो पेन अच्छे से यूज करो, लिखो, राइटअप अच्छे से रखो। अभी तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हें हैंड राइटिंग को सुधारना हो तो वो भी समय है तुम्हारे पास। अभी थोड़े ही टाइम बाद ये वर्ड में नहीं, ये सेंटेंस में नहीं बोल पाऊंगा। क्यों? क्योंकि नहीं होगा टाइम। अब तुम प्रिपरेशन करने बैठोगे, फिर प्री बोर्ड शुरू हो जाएगी नवंबर तक, तो स्कूल में भी सिलेबस खत्म हो जाएगा, हम भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अब जब प्रिपरेशन का टाइम आया, पेपर सॉल्यूशन का टाइम आया, वो टाइम पे हम हैंड राइटिंग के ऊपर तो काम नहीं कर सकते। अभी टाइम है, अभी करो। एंड यस अच्छे हैंड राइटिंग हो तो फायदा होगा, बता रहा हूँ फायदा होगा। बोर्ड में भी गलत लिखा होगा ना, वहाँ पे भी मार्क्स मिल जाएगा अगर अच्छे हैंड राइटिंग है तो। और अगर अच्छे हैंड राइटिंग नहीं है तो सही लिखा होगा ना, फिर भी चांस है कि मार्क्स कट जाएंगे। ये रियलिटी बता रहा हूँ। ओके सही लिखा है फिर भी मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि किसी के पास टाइम ही नहीं है ऐसे ध्यान से देख के कि क्या लिखा है, आंसर है ऐसा ही कुछ है, चलो यार 1 मार्क 2 और आगे बढ़ो, वैसे ही चेक कर लेंगे। फिर वो पूरा लक पे चला जाएगा। फिर तुम ऐसा नहीं बोल सकते यार मेरा तो पेपर सब कुछ अच्छा गया था, पता नहीं मैं तो आउट ऑफ 80 70 एक्सपेक्ट कर रहे थे, 55 कैसे आ गए। तो वो किसी को भी नहीं पता चलेगा कैसे आ गए। तो प्रिपरेशन करो पहले से अच्छी सारी, पहले तो सब कुछ आना चाहिए, वो प्रिपरेशन करो। सब कुछ आ जाए उसके बाद नीट एंड क्लीन होना चाहिए सब कुछ, उसकी प्रिपरेशन करो। वो भी हो जाए, नीट एंड क्लीन भी हो जाए, फिर टाइम की प्रिपरेशन भी करनी है हमें कि गिवन टाइम में हमारा वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। तुम्हारी प्रिपरेशन हो गई, तुम आउट ऑफ आउट मार्क्स ले आए, नीट एंड क्लीन लिखा है, लेकिन 25 मार्क है तो तुम्हारा 40 मिनट्स में तो कंप्लीट हो जाना चाहिए, 50 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए, और तुमने ले लिया सपोज से 80 मिनट्स, तो भाई 25 मार्क्स के लिए 80 मिनट्स का टाइम इज नॉट वर्दी। फिर हम तो फिर आउट ऑफ 80 100 आउट ऑफ 100 भी ला सकते हैं, लेकिन टाइम तो हमारे पास सिर्फ 3 आवर्स ही है, और 3 आवर भी मत गिनो, 2.5 ही गिनो, 245 230 ही गिनो, क्योंकि बहुत सारा टाइम बहुत सारी बाकी बातों में भी जाएगा। बोर्ड में ये स्टिकर मारो, इसको सीधा करो, स्टेपलर लगाओ, वो थ्रेड बांधो, कितना कुछ नंबर लिखो, ये वो सोचने में टाइम जाएगा कि ये नहीं है। सोचने में तो टाइम जाना ही नहीं चाहिए, जो आ रहा है वो पहले धर लिखते ही जाओ। वो सब बात की बातें हैं। प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट करो, हैंड राइटिंग पे काम करो, सब कुछ ओके। तो मैं बता रहा था कि दिशा की कॉपी देखो तुम, अच्छा लिखा है ओके।
नीट एंड क्लीन, 1 मार्क का आंसर हो ना उसके, उसने 1.5 पेज भरा हुआ है, 1 मार्क का क्वेश्चन है वो उसके ऊपर। क्यों भरा हुआ है? क्या यहाँ मैं देने वाला हूँ उसको वो स्कूल वाले 20 इंटरनल मार्क्स देने वाला हूँ? नहीं देने वाला। कुछ इंप्रेशन मुझ पे आएगी? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो चेक जैसे करूँगा वैसे ही करूँगा। इट विल बिकम अ हैबिट, वो एक हैबिट बनती जाएगी। फिर हैबिट बनती जाएगी ना, फिर तुम हर जगह वैसा ही लिखोगे, हर जगह वैसा लिखोगे। क्योंकि मेरे हाथ में तो 25 ही है, ये तो ट्यूशन के है। मैं उसके स्कूल के सर को बोलने जाने वाला हूँ कि भाई ये तो ट्यूशन में हर टेस्ट में आउट ऑफ आउट लाती है, तुम इसको 20 ही देना। ऐसा मैं बोल भी नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। वो भी कुछ नहीं कह सकती कि मेरे तो ट्यूशन में इतने आते हैं, वो रिलेवेंट ही नहीं है। तो वो क्यों फिर ऐसे कर रही है, ऐसे लिख रही है नीट एंड क्लीन? इट विल बिकम अ हैबिट। तुम्हें अपने आप पे काम करना है। यू आर नॉट ओनली स्टडिंग फॉर मार्क्स, ओके। तुम्हारी हैबिट बनती जाएगी। हैंड राइटिंग स्पेशियस लिखना एक हैबिट बन जाएगी। तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी ना, फिर भी वो हैबिट रहेगी लाइफ टाइम तुम्हारे साथ। फिर तुम्हें कुछ भी लिखने को बोले ना, तो ऐसे तुम ऐसे लिखोगे, अरे वाह कितना अच्छा लिखा है। कुछ भी लिखो, दुकान पे जाके सामान लेके आना हो, वो भी अगर तुम लिखोगे वो भी बहुत अच्छा लगेगा। लोग सामने से पकड़ा के वैसे तुम्हें बिठाएंगे, भाई इतना थोड़ा लिख दे, अच्छा है तुम लिख रहे हो। तो वैसे इट विल बिकम अ हैबिट, ओके। किसी को इम्प्रेस करने की बात नहीं चल रही है, बट ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो लिखा हुआ हो वो स्पेशियस हो, अच्छे हैंड राइटिंग हो, कंटेंट थोड़ा जो होना चाहिए वो हो। पहली बात तो है मार्क्स के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। तुम कम मत लिखना, ज़्यादा लिखोगे तो चलेगा, कम मत लिखना। और ज़्यादा लिखोगे वो भी कब चलेगा, जब तुम टाइम में लिख पा रहे हो। फिर ऐसा ना हो ज़्यादा लिखने के चक्कर में पेपर छूट जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये प्रैक्टिस करो निर्भय, तुम भी हैंड राइटिंग पे प्रैक्टिस करना। मैं पहले से बोल रहा हूँ तुम्हें, ओके। पहले भी बोलता था 9th में, क्योंकि जैसे मैंने बताया, जो अगर सही लिखा हो, मतलब हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन सब कुछ अच्छा है, गलत होगा वो भी सही हो जाने के फुल चांसेस हैं। और अगर हैंड राइटिंग अच्छे नहीं है तो सही होगा, उसके मार्क्स कट जाएंगे। ऐसे नहीं कि पूरा 0 मार्क्स आ जाएगा, लेकिन उसके मार्क्स कट होने के भी चांसेस है। ये टीचर की मेंटालिटी की मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि मेरी मेंटालिटी है, क्योंकि मेरी मेंटालिटी से तुम्हारे बोर्ड में मार्क नहीं आएंगे। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि लोग कैसे बोर्ड में कैसे चेक करते हैं, तो उस हिसाब से काम करो। चलो, इन एंशिएंट टाइम्स man did not know about the minerals buried within the land, so these were not the resources at that time, but today these are extremely useful due to their utility and developed techniques of the mining. तो वही चीज़ बताई है कि भाई पहले के टाइम पे, जैसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए तुम्हें, पेट्रोल की बात की, सोलर एनर्जी की बात की, विंड की बात की। तो भाई पहले जैसे कि भाई जो बरीड है, मतलब मिनरल्स जो दफन है, ज़मीन के अंदर है बहुत एंशिएंट टाइम से, वो पेट्रोल तो कितने सालों से है भाई। लेकिन हम भी पहले से ऐसे, हमें पता ही नहीं कि ऐसी कोई गाड़ी भी बना सकते हैं, मेटल हो सकता है जिसके अंदर हम फ्यूल डालेंगे, फ्यूल जलेगा, फिर हम मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ये सब सोचते नहीं थे। ऐसा नहीं कि पेट्रोल जब गाड़ी बनी तभी पेट्रोल बना, ऐसा नहीं है, ओके। पेट्रोल बनने में भी लाखों साल लग गए हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स, और अभी खत्म हो जाएगा, फिर से बनने में भी मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे। इसीलिए बोल रहे हैं कि संभाल के यूज करो, इसीलिए उसका प्राइसेस हाइक होता है 100 रुपीज़, 110, 105। क्यों? कि भाई फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रखना है। वो सब बातें भी हमें पढ़नी है, वो तब डिस्कस करेंगे। तो वही चीज़ है कि वो टाइम पे हम पेट्रोल को क्या रिसोर्सेज नहीं बोलेंगे, लेकिन अब हमारे पास वो इंटेलेक्चुअलिटी है, हमारे पास वो फिजिकल स्ट्रेंथ है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जिसका यूज करके हम अब वो जो नीचे से हमें मिनरल्स एंड ऑल सब मिल रहा है उसका हम यूज कर सकते हैं हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो अब हम पेट्रोल को क्या बोलते हैं? रिसोर्स बोलते हैं। एंशिएंट टाइम में नहीं बोलते थे। समझ में आया? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको आज की डेट में भी हम रिसोर्स नहीं बोलते, फ्यूचर में जाके वो रिसोर्स बन जाएगा। फ्यूचर में जाके वो क्या बन जाएगा? रिसोर्स बन जाएगा। इट्स ऑल अबाउट आवर कैपेसिटी, हमारी फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी की बात चल रही है। नहीं तो नेचर तो अनलिमिटेड कैपेसिटी है नेचर में, हम कितनी एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं उसके ऊपर है। अंडरस्टूड? ओके, चलो
The natural resources should have both virtues of utility and capability to work. तो भाई नेचुरल रिसोर्सेज की दोनों चीजें होनी चाहिए. शुड हैव बोथ. क्या दोनों चीजें? दी वर्च्यू ऑफ यूटिलिटी, मतलब उसको यूज कर सके हम, वर्च्यू ऑफ यूटिलिटी, एंड कैपेबिलिटी टू वर्क, उससे कुछ काम भी कर सके, मतलब दोनों. उसका डायरेक्टली हम यूज कर सके, वर्च्यू ऑफ यूटिलिटी. यूटिलिटी इन द सेंस क्या कि जैसे कि हमें कोई भी टाइप की हेल्प मिल जाए, जैसे यूटिलिटी बिल्स नहीं बोलते हम, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है और से गैस कनेक्शन का बिल है, ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर कनेक्शन का बिल है, तो ये सारे बिल को हम बोलते हैं यूटिलिटी बिल. तो यूटिलिटी मतलब क्या कि जिससे तुम्हें एटलीस्ट बेसिक नीड्स मिल जाए. बेसिक नीड्स में क्या क्या आ जाएगा? एयर आ जाएगा, ऑयल एंड वाटर आ जाएगा, ओके, ऑयल एंड वाटर, और से एयर इन द सेंस ऑक्सीजन, और से नेचुरल गैस. तो ये सारी सब क्या हो गई? यूटिलिटी. एंड कैपेबिलिटी टू वर्क, उससे तुम कुछ ना कुछ वर्क कर सको. जैसे कि पेट्रोल है, तो भाई पेट्रोल को हम नहीं पीने वाले हैं, नहीं सूंघने वाले हैं, नहीं खाने वाले हैं, कुछ नहीं करने वाले, बट वो किसके लिए यूज है भाई? कैपेसिटी टू वर्क. हमें कुछ काम करना है, हमें इस जगह से उस जगह पर जाना है, एक शहर से दूसरे शहर जाना है, तो व्हीकल में फ्यूल डालना पड़ेगा. तो वो उसने हमें हेल्प की, वर्क करने के लिए उसने क्या किया? हेल्प किया. समझ में आया? The resources are made of interactions of the three. Resources कैसे बनते हैं? तो कैसे बनते हैं? नेचर होना चाहिए, मैन होना चाहिए, एंड द कल्चर होना चाहिए. एक मार्क में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ओके, क्या रिसोर्सेज किससे बनते हैं? तो रिसोर्सेज 3 चीजों से बनते हैं. नेचर तो है ही ऑलरेडी, नेचर तो फुल ऑफ रिसोर्सेज, लेकिन नेचर के साथ हमें जुड़ना पड़ेगा. ओके, तो नेचर के साथ ह्यूमन को जुड़ना पड़ेगा, मतलब मैन को जुड़ना पड़ेगा. और मैन जहां पर होगा वहां पे कल्चर भी तो होगा ही. डिफरेंट कल्चर होंगे ना. जो हमारे लिए रिसोर्स है वो शायद अमेरिका के लिए रिसोर्स ना भी हो, क्योंकि उनका कल्चर एक्सेप्ट ही ना कर सकता हो. ओके, तो कल्चर के अकॉर्डिंगली नेचर भी, जैसे कि हमारे लिए कहीं माउंटेन है, तो माउंटेन हमारे लिए रिसोर्स है, क्योंकि वहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पिलग्रिमेज प्लेसेस हैं हमारे माउंटेन्स पे, कितना कुछ है. ओके, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं. और वही माउंटेन्स सपोज वेस्टर्न कंट्रीज में भी है, लेकिन ऐसे माउंटेन्स नहीं है जैसे हमारे वहाँ पे. वहाँ पर तो सारे स्नो कवर्ड है, तो फिर सारे स्नो कवर्ड है, हमारे थोड़ी सारे स्नो कवर्ड्स है. हमारे तो ग्रीन माउंटेन्स है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन भी अलग अलग है. तो हम ग्रेजिंग एक्टिविटी करने जा सकते हैं, हम खुद ट्रैकिंग करने जा सकते हैं, कितनी सारी कुछ हम कर सकते हैं. तो कहने का मीनिंग क्या है कि जो हमारे लिए रिसोर्सेज है, हो सकता है कि दूसरी कोई कंट्री के लिए वो रिसोर्सेज ना भी हो. ओके, सो इट कैन बी लाइक दैट. अभी हम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ेंगे, तब हम और डिटेल में उसके ऊपर बात करेंगे. तो 3 चीजों से रिसोर्स बनते हैं. कौन सी 3 चीज? मैन, नेचर एंड कल्चर. ओके, मैन, नेचर एंड कल्चर. जैसे कि कल्चर की बात करें तो सपोज जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी. तो न्यूक्लियर एनर्जी देखो, अब कल्चर यहाँ पे ज्वाइन हो गया. मैन है और नेचर है, तो मैन और नेचर तो इंडिया में भी है और अमेरिका में भी मैन और नेचर है, दोनों ही है, नेचर भी है, मैन भी है. न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो न्यूक्लियर एनर्जी के रिसोर्सेस, जो हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हम बोलते हैं, थोरियम है, ओके, यूरेनियम है, तो ये सारी चीज़ें से अमेरिका के पास भी, इंडिया के पास भी है. बट कल्चर टेक्नोलॉजी उनके पास पहले आ गई, उनका दिमाग ज़्यादा चला, उन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट किए, पहले पता चल गया, हमें बाद में पता चला. तो हम वही यूरेनियम को हम बोल रहे हैं कि भाई ये रिसोर्सेज है, लेकिन कब? उन्होंने तो हमसे पहले ही बोल दिया कि ये रिसोर्सेज है, हमने उनके बहुत सालों बाद बोला कि भाई ये रिसोर्सेज है. समझ में आया? तो जो हमारे लिए अभी किसी के लिए रिसोर्स है, वो शायद हमारे लिए अभी नहीं है. हमारे लिए जो है वो शायद दूसरे किसी के लिए रिसोर्सेज नहीं. सबका सेम नहीं होता है इन शॉर्ट. ओके, जैसे कि हम बात करें कि भाई एनिमल और से ह्यूमन बीइंग का भी सेम रिसोर्सेज नहीं होंगे. ह्यूमन बीइंग और से इंसेक्ट्स, ओके, उनके भी सेम रिसोर्सेज नहीं होंगे. इंसेक्ट्स थोड़ी हमारी जैसे ऐसे वीट और ये सब खाएंगे, वो तो कुछ और खाएंगे. सबके रिसोर्सेज अलग अलग होंगे, और कॉमन रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, तो भाई वो सबको ही, जनरली लिविंग क्रिएचर होता है, मोस्टली सारे ही लिविंग क्रिएचर्स डिपेंडेंट ऑन ऑक्सीजन. हाँ, सम आर देयर, सम इंसेक्ट्स ब्रीथ कार्बन डाइऑक्साइड, सम, ओके,
ट्रीज इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव ऑक्सीजन। तो लाइक दैट, ओके, सबका अलग अलग हो सकता है। चलो तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि भाई रिसोर्सेज के यूज क्या है। भाई अभी तो पढ़ा कि हम उससे सब कुछ बना सकते हैं, हमारे लिए यूज कर सकते हैं, तो इसमें तो कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन दिया हुआ है तो हम पढ़ेंगे कि यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। तो ये एक शॉर्ट नोट हो सकती है कि भाई यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, तो मेनली इसमें 3 टॉपिक तुम्हें लिखने हैं। ओके, कौन कौन से 3? एक एज अ फूड, दूसरा एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड तीसरा एज एनर्जी रिसोर्सेज। ये 3 पॉइंट लिखने हैं, उसका डिस्क्रिप्शन भी लिखना है, लेकिन बेसिकली ये 3 चीज़ें तुम्हें याद रखनी है। यूजेस ऑफ रिसोर्स में 3 चीज़ें क्या? रिसोर्सेज एज अ फूड, पहले तो खाने के लिए कौन से रिसोर्सेज है वो। दूसरा एक तो है रिसोर्सेज है एनर्जी, एनर्जी के तौर पे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये वो इतने सारे रिसोर्सेज। एंड थर्ड रिसोर्सेज सोर्स एज अ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब रिसोर्सेज ही है वो, लेकिन वो एक सोर्स है रॉ मटेरियल। जैसे कि बताइए तुम्हें बिस्किट खानी है, तो बिस्किट फार्म में तो नहीं मतलब होगी नहीं बिस्किट डायरेक्टली। बहुत मस्त है, ऐसे रिलायंस की बिस्किट खा रहे हैं। भाई रिलायंस की बिस्किट खा रहे हैं मतलब क्या? वो तो रिलायंस के मॉल में मिल रही है। रिलायंस ने बनाई क्या? तो बोले हाँ उन्होंने ही बनाई। अच्छा, तो कहाँ से लाए? तो बोले कि वीट लिया और वीट से। तो वीट कहाँ से लाए? वीट भी रिलाया, रिलायंस के वीट फेमस है, तो रिलायंस ने क्या इंडस्ट्री में वीट बनाए? नहीं, ऐसा नहीं। समझ में आया? तो वो चीजें भी यहाँ पर आ जाएगी क्या कि वीट तो एक सोर्स है, और सोर्स से फिर क्या बनता है? एक दूसरी कोई प्रोडक्ट बनती है। जैसे कि भाई तुम पनीर बेच रहे हो, तो भाई डायरेक्टली पनीर कहीं पे आता है क्या? नहीं, उसके लिए पहले मिल्क चाहिए। तो मिल्क एक सोर्स हो गया, फिर वो सोर्स से तुम वापस उसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हो, कर्ड बना रहे हो, पनीर बना रहे हो, चीज बना रहे हो, कुछ ना कुछ अलग अलग बना रहे हो। मिल्क के बगैर वो सब चीजें बन सकती है क्या? नहीं। वीट के बगैर वीट की बिस्किट्स बन सकती है क्या? नहीं बन सकती। शुगर केन है, शुगर बीट्स है, उसके बगैर शुगर केन जूस, शुगर बीट्स, उसके बगैर शुगर बन सकती है क्या? नहीं बन सकती। समझ में आ रहा है ना? हाँ या ना? तो ऐसे कैसे सब सीरियस हो गए इतने ज्यादा? हाँ चलो। सो रिसोर्सेज आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज, बहुत सारे वेज में यूजफुल हैं। वी लर्न अबाउट इट्स रोल ग्रेजुअली एट एवरी स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। भाई ह्यूमन लाइफ के सारे स्टेज में हम उसके बारे में पढ़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं। ऑल एक्टिविटीज फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज अल्टीमेटली डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्सेस। भाई देखो इसीलिए बोला गया है ऑल एक्टिविटी, सारी की सारी एक्टिविटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नेचुरल रिसोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है सब कुछ। सर प्लास्टिक तो नेचर में से नहीं आता, तो प्लास्टिक हमने बनाया, कहाँ पे बनाया? इंडस्ट्री में बनाया। तो उसके रॉ मटेरियल्स क्या है? रॉ मटेरियल्स जो है वो तो नेचर में से आते हैं ना। डिफरेंट एलिमेंट्स तुमने इकट्ठा किए, रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन, फिर प्लास्टिक बना। तो तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ प्लास्टिक तो नेचर में से डायरेक्टली नहीं आता, लेकिन तुमने बनाया। लेकिन बनाया कहाँ से? अगेन रिसोर्सेज कौन से थे? नेचुरल रिसोर्सेज। समझ में आया? ओके, कहाँ गए हम? ये रहे। फ्रूट्स ग्रोन नेचुरली, वेरियस क्रॉप्स ऑब्टेन्ड थ्रू एग्रीकल्चर, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट एंड मीट ऑब्टेन्ड थ्रू द डोमेस्टिक एनिमल्स, fish and other aquatic animals from reservoirs, honey prepared by honeybees, etc. are used as food items. लो, कोई बात नहीं, लाओ चलो, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। हाँ तो क्या है कि हम पहले अभी पढ़ रहे हैं रिसोर्सेज एज अ फूड। तो फूड के बारे में बात करें, देखो तुम्हें पॉइंट वाइज लिखना है। एक ही रिसोर्सेज एज अ फूड लिखोगे, फिर उसके बाद 3 या 4 पॉइंट तुम कर दोगे, तो क्या पता चलेगा? तुम्हारा लेंथ बढ़ जाएगी। ओके, जैसे कि तुम्हें यूजेज ऑफ रिसोर्सेज शॉर्ट नोट पूछी 3 मार्क में, तो भाई 3 मार्क में तुम्हें 3 पॉइंट लिखने हैं। कौन कौन से? एज अ फूड, एज अ रिसोर्स और एज अ एनर्जी। तो उसमें तुम्हें 1-1 मार्क मिल जाएगा। लेकिन अब फूड है, उसके लिए भी तुम 2, 3, 4 पॉइंट लिख सकते हो। कैसे? एक जहां जहां फुल स्टॉप आ रहा है वो सारे अलग अलग पॉइंट। तो पहला ही पॉइंट क्या है? वेरियस फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन आर कंपाइल्ड बाय वेरियस रिसोर्सेज। कि भाई हमारी जो डिफरेंट खाने की जरूरतें हैं वो हमें नेचर में से अवेलेबल होती है। तो ये फुल स्टॉप हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फ्रूट्स ग्रोन नेचुरली। अब वहां पे कॉमा है, अब सारा कॉमा करके पूरा एक ही सेंटेंस है।
तो फिर हम 2 पॉइंट लिखने हो तो पहला ही एक सेंटेंस लिख लिया कि बहुत सारे फूड के जो ज़रूरतें हैं वो नेचर से फुलफिल होती है, और उसमें दूसरा पॉइंट ये पूरा सेकंड सेंटेंस लिख लो। अगर तुम्हें ज़्यादा पॉइंट्स बनाने हैं तो जहाँ जहाँ कॉमा है उसको भी अलग अलग लिखो कि भाई फ्रूट्स ग्रो नेचुरली, फ्रूट्स ग्रो ही होते हैं, नेचुरली ग्रो होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हाँ टाटा का एप्पल है बहुत मज़ा आया, बहुत मीठा था, ऐसा कभी होता है? नहीं होता। ओके टाटा का एप्पल नहीं होता, फिर कुछ भी हो। ओके रिलायंस का पाइनएप्पल अच्छा था, तो रिलायंस मॉल में तुम्हें मिल सकता है लेकिन वो लोग बना नहीं सकते, दे ग्रो नेचुरली। वेरियस क्रॉप्स ऑब्टेन्ड थ्रू एग्रीकल्चर, जो क्रॉप्स होते हैं हमारे सब सारे ही क्रॉप्स, ओके वीट ले लिया, राइस ले लिया, बाजरा, मेज, कितना कुछ, ओके सीरियल्स सारे, तो वो सब हमें एग्रीकल्चर में से मिलते हैं। मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, भाई मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट हमें एनिमल्स में से मिलते हैं। मीट ऑब्टेन थ्रू डोमेस्टिक एनिमल्स, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट एंड मीट, ये सब कुछ हमें कहाँ से मिलता है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में से मिलता है। ओके मतलब एनिमल्स, ये सारी डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमें एनिमल्स में से मिलती है। देन फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स फ्रॉम द रिजर्वायर्स, रिजर्वायर और से रिवर में से फिश और अदर एक्वेटिक एनिमल्स जिसको हम मतलब नॉन वेज फूड के तरह पे यूज कर सकते हैं। हनी प्रिपेयर्ड बाय हनी बीज, देखो हनी, हनी जो होता है लड़की का नाम नहीं है, हनी जो मध है वो, ओके तो हनी बीज जो है, हनी बीज मधुमक्खी वो बनाती है, तो ना हमने हनी बनाया है और ना ही हनी बीज को हमने बनाया है, तो सब कुछ हुआ क्या? वो नेचर। लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि भाई ये डाबर का ले आओ, पतंजलि का ले आओ, ये ले आओ, ये आओ, नेचुरल है, नेचुरल है। तो वो लोग फिल्टर कर सकते हैं, वो लोग उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, बट बनता तो नेचर में से ही है। तो जो चीज़ नेचर में से ही बनती है तो उसको ज़्यादा छेड़खानी करनी चाहिए नहीं, और जैसा है वैसा ही कंज्यूम करना चाहिए, तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। जैसे कि हमारे एंशिएंट पीपल थे, एनिमल्स है, वो नेचर में से जो मिलता है एज इट इज लेते हैं, हमारे जैसे ऐसे गैस ऑन करके बनाने नहीं जाते। ओके हम टेस्ट की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ द टेस्ट, ओके ऐसा करते हैं, उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स तो वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। वाइल कुकिंग मोर देन 50% ऑफ द मिनरल्स जो हमें मिलने चाहिए वो वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, वी लॉस्ट इट। ओके जब कुकिंग करते हैं तब, बट क्या करें, टेस्ट के लिए हम करते हैं, अदरवाइज करना नहीं चाहिए। पहले के लोग क्या करते थे, ऐसे थोड़ी था कुछ, ऐसे जला जला के कुछ खाना पका के खाते थे। हाँ नॉनवेज हो तो शायद पका के खाएंगे क्योंकि डायरेक्ट वो खा नहीं सकते, ओके बट वेजिटेबल्स है ऐसे पेड़ पौधे कुछ ना कुछ उठाया खा लिया, फ्रूट्स तोड़े खा लिए, लाइक दैट। अब तो हम फ्रूट्स को भी ऐसे बारबेक्यू बनाया और ये वो क्या है, ये डायरेक्ट खाने की चीज़ को हम पका रहे हैं, तो उसमें से सब कुछ खत्म हो जाएगा, मतलब जो मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं। हम टेस्ट के लिए या दिखावे के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं। चलो हम दूसरे टॉपिक पे नहीं जाएंगे अभी। नेक्स्ट, एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, वेरियस गुड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेस्ट। ओके तो भाई सोर्स क्या कि फॉरेस्ट में से जो जो चीज़ें हमें मिलती हैं वो। देन एग्रो प्रोडक्ट्स, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है वो सारी चीज़ें। वूल मतलब जिससे हम हमारे कपड़े बनाते हैं, विंटर क्लोथ्स बनाते हैं ना, जैकेट्स, वूल, ऊन जिसे बोलते हैं हम, तो वो वूल भी मिलता है हमें किससे? एनिमल से मिलता है। ये सारे रॉ मटेरियल है। तुम बोलोगे सर हमने जैकेट पहन लिया, स्वेटर पहन लिया, लेकिन ये इंडस्ट्री में थोड़ी बनता है, उसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आया? नेचर में से, वो रिसोर्सेज हो गया। तो लाइक दैट। हाइड्स मतलब होता है स्किन। ओके हाइड्स मतलब क्या? स्किन, याद रखना, हाइड्स मतलब स्किन, पता हो तो गुड। हाइड्स मतलब स्किन, तो किसकी स्किन? एनिमल्स की स्किन। ओके वो भी हम यूज करते हैं। यही जो हमारे ठंड में जो एनिमल्स होते हैं उनको मार के उनकी स्किन का जैकेट वैकेट बना के हम यूज करते थे, अभी भी बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अभी ये एक्टिविटी इलीगल्स हो गई है क्योंकि अब तो फिर हम तो ऐसे ही करते रहेंगे। बट अब तो हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि हम उसके जैसा ही कुछ दूसरा बना सकते हैं, तो जिसकी वजह से हम किसी को किल करने की ज़रूरत नहीं है। तो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, लेकिन फिर भी वो जो नेचुरल है वो तो नेचुरल है, क्योंकि एनिमल को जो स्किन है वो नेचर ने दी है। ओके कि भाई जैसे तुम यहाँ का डॉग देखो और फिर पहाड़ी कुत्ता देखो, तो दोनों में डिफरेंस है। ओके
ओके, उनके हेयर्स एंड ऑल बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे कि उन्हें ठंड ना लगे, क्योंकि वहाँ ठंडा है, पूरा एटमोसफेयर ठंडा है। तो फिर हम बोलेंगे यहाँ के कुत्ते अलग है। अरे अलग है मतलब नेचर ने उनको अलग बना दिया है। ओके, नहीं तो वो कुछ ऐसे दाढ़ी वाड़ी करवाने, बाल कटवाने नहीं जाते यहाँ वाले कि भाई ये लोग तो ट्रिमिंग विमिंग करते रहते हैं इसलिए इनके बाल नहीं है और उनके बाल है। नहीं, नेचुरली ऐसा होता है। देखा है कभी कोई करता है ऐसा? नहीं करता। हाँ मतलब जिसने ऐसा पेट डॉग रखा हुआ हो वो पता नहीं, वैसे बाल तो आई डोंट थिंक कि वो कटवाते हैं नहलाते धुलाते सब कुछ है। ओके, पता नहीं, मतलब हाँ जो पेट डॉग है उसका करते होंगे, बट मैं तो स्ट्रे डॉग्स की बात कर रहा हूँ जो हमें ऐसे ही दिख जाते हैं। वो भी पहाड़ियों पे तुम देखोगे, नॉट ओनली डॉग कैट, बहुत सारे एनिमल्स तुम्हें वहाँ के और यहाँ के सेम होंगे, एनिमल्स सेम है बट दिखने में अपियरेंस उनका अलग है। क्यों? क्योंकि उस नेचर के अकॉर्डिंगली उनका अपियरेंस चेंज हो गया है। ओके, सो जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल है। तुम वैसी स्किन जैसा कुछ बनाओगे और उसका जैकेट बनाओगे तो वो इंडस्ट्री में बनेगा वो, और नेचुरली कोई एनिमल्स की स्किन होगी तो वहाँ से वो जो वार्मथ मिलेगी वो तो अलग ही लेवल की होगी। ओके, तो इसलिए लोग ऐसा करते हैं, अभी वो इलीगल माना गया है। देन क्या है दूसरा, मीट्स फ्रॉम मिनरल्स ओर्स। हाँ, सो मिनरल ओर्स एक्सेट्रा फ्रॉम द रॉ मटेरियल्स फॉर मैनी इंडस्ट्री। सो मिनरल और ओर्स भी बहुत ज़्यादा हमें मिलते हैं एनवायरमेंट्स। मिनरल्स एंड ओर्स मतलब ये सारी ही चीज़ें हो गई। जैसे आयन है तो हमने आयन में से, लोखंड में से देखो चेयर बना ली, विंडो बना ली, कितना कुछ कर लिया। तो वो कहाँ होगा? इंडस्ट्री में बनेगा ये सब। ओके, फैन बना दिया, देखो एसी बना दिया, कितना कुछ। लेकिन क्या ये इंडस्ट्री में तो बनता है, लेकिन इसके लिए जो चाहिए सोर्सेस वो कहाँ से लाएंगे? नेचर में से लाएंगे। तो वो सेकंड पॉइंट था। एंड थर्ड, एज अ एनर्जी रिसोर्स। तो भाई हम थर्ड है क्या है, मतलब यूजेस ऑफ रिसोर्स का थर्ड पॉइंट दैट इज एनर्जी रिसोर्स। एंड जैसे सोलर की बात की थी, एनर्जी रिसोर्स है। विंड एनर्जी रिसोर्स है। हाइड्रोलिक एनर्जी, जैसे हम डैम बनाते हैं, पानी को स्टोर करते हैं और फिर ऊपर से पानी को फेंकते हैं टरबाइन के ऊपर, वो घूमता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये भी एक रिसोर्सेज है, एनर्जी रिसोर्सेज, क्योंकि हम नेचुरली है सब कुछ, सिर्फ हमने डैम बनाया आर्टिफिशियली। ओके, देखो, we use coal, petroleum and natural gas etc as a fuel in industry as well as domestic fuel। इंडस्ट्री में भी हम यूज़ करते हैं और डोमेस्टिक हमारी गाड़ियों में फ्यूल के तौर पे भी हम यूज़ करते हैं। किस चीज़ का? कोल, फॉसाइल फ्यूल्स जिसे हम बोलते हैं। कोल सॉलिड में ले लो कोल, लिक्विड में ले लो पेट्रोलियम, और गैस में ले लो नेचुरल गैस और से पेट्रोलियम गैस। तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस का हम यूज़ करते हैं। बिसाइड्स एनर्जी कैन बी जनरेटेड थ्रू, इसके अलावा यहाँ से तुम एनर्जी गेन कर सकोगे। जो फोसाइल फ्यूल है उसको बर्न करके एनर्जी हमें मिलती है। इसके अलावा कहाँ से मिलती है? इसके अलावा मिलती है सोलर इंसोलेशन। इंसोलेशन मतलब गैदर करना। सोलर रेडिएशन का सिनोनिम है क्या? इंसोलेशन, मतलब सोलर रेडिएशन। तो रेडिएशन का सिनोनिम ही तुम बोल सकते हो इंसोलेशन। ओके, लेकिन जनरली दोनों में फर्क क्या है? बहुत ज़्यादा टेक्निकल, ये तो मुझे पता है इसलिए बता रहा हूँ, हमें मास्टर्स में आया था ये पढ़ने में। रेडिएशन मतलब क्या कि सोलर सन जितनी एनर्जी रेडिएट कर रहा है, जितनी भी एनर्जी, वो सोलर रेडिएशन है। लेकिन उसमें से तुम जितनी ले सकते हो एज ए यूजफुल, वो सोलर इंसोलेशन है। दोनों में डिफरेंस है। ओके भाई, सन तो कितनी सारी एनर्जी देता है, लेकिन हम क्या सारी एनर्जी गेन कर सकते हैं? नहीं। तो हम जितनी ले सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसको बोलते हैं सोलर इंसोलेशन। पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए था। तो सोलर इंसोलेशन, विंड, तो विंड एनर्जी। ओके, तो विंड एनर्जी भी हम यूज कर सकते हैं, विंड टर्बाइन। सी वेव्स होते हैं ना, तो सी वेव्स का भी यूज होता है। ओके, जिसको हम वेव एनर्जी बोलते हैं, वेव एनर्जी। ओके, जैसे कि यहाँ पे टर्बाइन लगा दिया है बीच में, अब ओशन में से यहाँ पे ऐसे वेव आई और वो टर्बाइन पे ऐसे गिरी, तो वो टर्बाइन घूमेगा। ओके, फिर वो पानी ये साइड चला गया तो टर्बाइन घूमा, फिर दूसरी वेव आई, फिर से टर्बाइन घूमा, तीसरी वेव आई, फिर से टर्बाइन घूमा। जितनी बार टर्बाइन घूमेगा उतनी बार वो एनर्जी हमें जनरेट होगी। टर्बाइन मतलब जस्ट लाइक अ व्हील, एक व्हील होता है, वो घूमता है तो हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो कैसे होती है भाई? व्हील घूमने से कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है? दैट वी विल लर्न इन फिजिक्स। ओके, मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है, मैकेनिकल में से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे जनरेट करते हैं, दैट वी विल लर्न इन फिजिक्स इन क्लास 10। हाँ,
सो क्या वेव एनर्जी। ओके, देन नेक्स्ट वेव्स के बाद क्या है, टाइड्स एंड एब्स। टाइड्स एंड एब्स का मीनिंग क्या है, टाइड्स मतलब भरती एंड एब्स मतलब ओट। भरती एंड ओट नहीं बोलते, भरती आई हुई ऐसा नहीं बोलते हम। मतलब क्या कि जब क्यों आता है पता है तुम्हें, भरती एंड ओट, टाइड्स एंड एब्स क्यों आता है, नेचर में क्यों आता है। ऐसे ही नहीं बोलते कि 4:30 बजे भरती है तो नहाने मत जाना, डूब जाओगे, पानी का लेवल बढ़ जाएगा। क्यों लेवल बढ़ जाता है, कोई ऐसे नल खुला छोड़ देता है क्या क्यों बढ़ जाता है लेवल, पता है निर्भय, तुम्हें याद है कुछ? वो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज नहीं, वो तो हवाएं, वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है कि भाई सी ब्रीज लैंड ब्रीज, जो हवाएं चलेगी तो दोपहर को ठंडी, दोपहर को अलग लगेगी, कोल्ड एंड हॉट लगेगी अलग अलग टाइम पीरियड पे, दैट इज डिफरेंट। बट टाइड इन एंड टाइड आउट और से टाइड्स एंड एब्स आते क्यों है, भरती एंड ओट। ओट मतलब क्या, रिवर का पानी बहुत दूर तक चले जाता है, ओशन में बहुत कम हो जाता है। और भरती मतलब क्या, जितना लेवल है उससे भी ज्यादा ही लेवल हो जाता है, भर जाता है पूरा। ओके, और से तुम ओशन में भी तुम बोल सकते हो, रिवर में भी और से ओशन में भी। जैसे कहीं जाओगे तुम बीच पर, दमन चले गए, दीव चले गए, यहाँ ये क्या है कावी कंबोई स्तंभेश्वर महादेव, वहाँ चले गए, तो वहाँ तुम जैसे पर्टिकुलर टाइम पे जाओगे तो शिवलिंग तुम्हें दिखेगा, तुम पूजा कर सकते हो। और जब भी भरती आ रही होगी तो धीरे 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 करके ओशन का पूरा पानी शिवलिंग के ऊपर आ जाता है, जिसे बोलते हैं कि भाई खुद समुद्र देव शिव जी का जला अभिषेक करते हैं। बहुत ज़्यादा फेमस पॉपुलर स्पॉट है। ओके, पांडव ने भी वहाँ पे पूजा की थी, अभी श्रावण महीने मास में तो बहुत लोग जाएंगे वहाँ पे। ओके, चलो बताओ क्यों आती है, एनी आइडिया? ओके, क्यों आती है? ऐसे ऐसे कि डैम में पानी भरा हुआ है, छोड़ दिया तो बहुत ज़्यादा पानी हो गया, ऐसा कुछ होता है क्या? क्या होता क्यों है? अच्छा, ये जो हमारी अर्थ गोल है, राइट, मतलब एक्जैक्टली गोल नहीं है बट राउंड है, तो ये रिवर है, ओशन है, और हम वापस घूम रहे हैं अपनी सरफेस पे एट द सेम टाइम अराउंड द सन ऑल्सो, अपने एक्सिस पे, और सन के अराउंड भी हम घूम रहे हैं। तो ये इतनी अर्थ घूम रही है तो ये पानी ऐसे बाहर नहीं गिर जाता क्या? ग्रेविटी के वजह। किसकी ग्रेविटी? अर्थ की ग्रेविटी। अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, करेक्ट, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से वो क्या होता है, अट्रैक्टेड रहता है टॉवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, इसीलिए पानी बाहर नहीं चला जाता। पानी क्या, हम खुद नहीं चले जाते, नहीं तो ऐसे ऐसे चल रहे होते और अचानक से ऐसे उड़ गए क्यों? ग्रेविटी है इसलिए हम चल पा रहे हैं, नहीं तो ऐसे चलते चलते ऐसे उड़ गए। कहाँ उड़ गए? उड़ना मतलब क्या पता है? उड़ने का मीनिंग एक्चुअली ये है, यू कैन कंट्रोल योर मास, योर वेट। और अगर तुम अपने वेट को, ये देखो साइंस, हनुमान जी का साइंस समझा रहा हूं, इफ यू कैन कंट्रोल योर वेट, मतलब तुम तुम्हारा वजन जो है उसको कंट्रोल कर सकते हो। हमने देखा है ना ग्रेविटी क्या है, हम कैसे ग्रेविटी लेते हैं भाई, वेट क्या है, वेट m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी 9.8 लेते हैं, 10 ले लो। तो अभी तुम्हारा वेट है सपोज, मास है तुम्हारा 50 और ग्रेविटी अभी अप्रोक्सीमेटली 10 ले लो, तो तुम्हारा वेट कितना हो गया? 500 न्यूटन। वेट की बात है, अब डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास तो 8-9 में आ गया था। सो तुम्हारा वेट है 500 न्यूटन। अभी तुमने कुछ भी ऐसा किया, अब ग्रेविटी को तो तुम अभी छेड़ नहीं सकते, वो भी छेड़ सकते हैं लेकिन हमें अभी उतना नॉलेज नहीं है, तो मान लो कि अभी ग्रेविटी को छेड़ नहीं सकते, तुम अपने आप को कुछ भी कर सकते हो। तो सपोज तुमने अपना मास 50 kg से थोड़ा बहुत कम करके तुमने कर दिया 40 kg, कुछ भी करके, ओके, तो 40 kg इंटू 10 400 न्यूटन हो गया। तो 500 न्यूटन और अब आ रहा है 400 न्यूटन, तो दैट मीन्स यू कैन जंप। तुम्हें इतना इफेक्ट नहीं करेगा ग्रेविटी, तुम जंप कर सकते हो ज्यादा। सिंपल है, एकदम सिंपल। मोटा आदमी फास्ट भाग सकता है या पतला आदमी फास्ट भाग सकता है? कौन रेस में अगर दोनों भागेंगे तो कौन जीतेगा?
पतला ही जीतेगा, क्योंकि उसको कम मास को आगे ले जाना है, उसके ऊपर ग्रेविटी कम लगती है क्योंकि उसका मास कम है। वो मोटे के ऊपर ग्रेविटी ज्यादा लगती है, तो ज्यादा उसको एनर्जी, उसको नीचे भी कोई खींच रहा है और उसको आगे भी जाना है। सोचो, ग्रेविटी तुम्हें नीचे खींच रही है और तुम्हें आगे भी जाना है, दो दो लोग खींच रहे हैं, लेकिन वो पतला है, उसके लिए नीचे से थोड़ा कम फोर्स लग रहा है और आगे वो थोड़ा एफर्ट ज्यादा मार रहा है, तो वही जीत जाएगा। लॉजिकल है, राइट। अब सोचो कि अब यही सेंस में सोचो कि भाई किसी के ऊपर नीचे से फोर्स लग रहा है 500 न्यूटन और जिसका मास कम है उसको लग रहा है 400 न्यूटन, और समहाउ तुमने सपोज अपना मास 10 kg कर दिया, तो 10 kg वाला तो उड़ ही सकता है ना यार। 10 kg का पत्थर ऐसे हवा में डालो, कितने टाइम तक हवा में रहेगा? क्यों इतने सारे टाइम तक हवा में रहता है? तुम भी इतनी एनर्जी से ही ऐसे जाओ और धब्बे दे के नीचे गिर जाओगे क्योंकि उसका मास उससे हमारा मास ज्यादा है। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? तो एनी हाउ इफ यू कैन कंट्रोल योर मास, तुमने अपना मास कंट्रोल कर लिया, तुम भी जंप कर सकते हो और ज्यादा टाइम तक हवा में रह सकते हो। हवा में रहना, कई मेडिटेशन टेक्निक्स है तिब्बत, और से सपोज तुमने हॉलीवुड की कोई मूवीज ऐसी देखी होगी या ऐसा कुछ देखा होगा, तो मेडिटेशन में वो लोग 2 फीट 3 फीट ऐसे हवा में उड़ जाते हैं, हवा में, ओके, नीचे कुछ भी नहीं। तो कैसे? उनको ग्रेविटी नहीं लग रही क्या? वो क्यों ऐसे चिपक नहीं जाते? बहुत सारा डीप साइंस है, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। सो ये करेक्ट आंसर है क्या कि ग्रेविटी की वजह से ये चिपका हुआ है। वाटर जो भी है, हम खुद ग्रेविटी की वजह से ही ऐसे स्टिक रह पाते हैं लैंड पे। सेम वे बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ मून टाइड इन और टाइड आउट होता है। मतलब अभी बोर्ड तो है नहीं, ये सपोज छोटा, ये है ना, ये इतना पार्ट ऑफ दिस फिंगर ये मून है और ये मेरा अर्थ है, ओके। अब अर्थ तो जा रहा है, सन खुद भी घूम रहा है और टुवर्ड्स द सन भी घूम रहा है, लेकिन मून अर्थ के साथ साथ है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि मून और अर्थ ऐसे घूमते 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 बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। तो ऐसे घूमते घूमते दोनों ही घूम रहे हैं, मून भी अर्थ के अराउंड में घूम रहा है, ओके। तो घूमते घूमते एक पॉइंट ऐसा आता है कि तो जैसे कि ये यहाँ है, ऐसे ये ऐसे घूम रहा है और ये तो ऐसे ये ऐसे घूम रहा है अर्थ के अराउंड में, तो ये सन के टुवर्ड्स में ऐसे जा रही है। तो ऐसे घूमते घूमते एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो बहुत ज्यादा नजदीक आ गए। इतने नजदीक आ गए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे लगता है? जितना डिस्टेंस कम उतना अट्रैक्शन ज्यादा, और जितना डिस्टेंस ज्यादा उतना अट्रैक्शन कम। तो इतने नजदीक आ जाते हैं कि मून की ग्रेविटी की वजह से वो सब कुछ अट्रैक्ट करने लगता है। वो ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है चीजों को। तो ये जो वाटर है, रिवर है, और जो ओशन में वाटर है, वो खींचा चला जाता है, और वो खींच जाता है, इसीलिए टाइड इन होता है, और फिर वापस वो फोर्स कम होता है तो वापस टाइड आउट हो जाता है, एब्स हो जाता है। इसीलिए ये तो हमने एसएस में साइंस डाल दिया, लेकिन इस ऐसे आता है टाइड इन और टाइड आउट। समझ में आया? तो सपोज कोई दिन ऐसा समझो, ऐसा होगा नहीं, लेकिन सपोज मून नहीं है, ऐसा विजुअलाइज करो कि मून नहीं है, तो अगर मून नहीं होगा ना तो टाइड इन और टाइड आउट भी खत्म हो जाएगा। सोचो मून नहीं है तो रात को क्या करोगे? अब ऐसा मत बोला सर मून की थोड़ी लाइट है, मुझे भी पता है मून की लाइट नहीं है, बट मिलती तो हमें उसी से है। सनलाइट मिलती कैसे है रात को? थ्रू दी मून ही मिलती है। मून ही नहीं होगा तो रात को तो फुल अंधेरा, रोज की अमावस्या, ओके। तो ऐसे, ये तो साइंस की बात थी, ओके। तो ऐसे होता है टाइड इन एंड टाइड आउट, उसको वहीं रहने दो। तो सर अमावस्या के दिन टाइड इन टाइड आउट नहीं होता? अमावस्या के दिन टाइड इन टाइड आउट होता नहीं है, ऐसा नहीं है। उसकी इफेक्ट बहुत ज्यादा कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि अमावस्या मतलब क्या, ये जो होता है वो क्या होता है, मतलब जैसे आज एकम है, कल देखा था आसो सूद और वो सब देखा था ना, तो एकम, बीज, त्रीज मतलब क्या कि जितना जितना ज्यादा आ रहा है, मतलब फुल मून मतलब क्या कि लोकेशन ऑफ अर्थ एंड मून ऐसा हो गया, जैसे हमारे क्लास 8 के साइंस में था वो, तो वैसा हो गया कि हमें पूरा मून दिख रहा है। अब वापस उनकी डायरेक्शन ऐसी हो गई कि हमें पूरा मून ना दिख कर थोड़ा दिख रहा है, कम दिख रहा है, कम दिख रहा है। तो टाइड इन टाइड आउट नहीं होंगे ऐसा नहीं हो हम बोल सकते, लेकिन हाँ पर्टिकुलर डेज ऑफ द मंथ में
टाइड की इफेक्ट बहुत ज़्यादा होती है और पर्टिकुलर डेज ऑफ द मंथ में टाइड की इफेक्ट बहुत ज़्यादा कम होती है, होगी लेकिन कम और ज़्यादा होगी। इसीलिए बोलते हैं, देखा कोई ऐसे जो हमारे एल्डरली पीपल होते हैं ना, तो ये सब कुछ साइंस ही है। ओके, जैसे बोलते हैं एल्डरली पीपल कि भाई अमावस्या है, पूनम है, तो ये करो, पर्टिकुलर मंत्र जाप करो, या फिर थोड़ी हेल्थ को संभालना, ये वो। तो क्यों ऐसा? क्योंकि हम पे भी इफेक्ट होती है। अगर अर्थ की ग्रेविटी की इफेक्ट हम पे होती है, जिससे हम चिपक के रहते हैं अर्थ से, तो मून नज़दीक आएगा तो मून की ग्रेविटी की इफेक्ट नहीं होगी, वो भी होगी हमसे। ये जो हमारे, तो सब साइंस शुरू हो गया, लेकिन ये जो भी हमारी एस्ट्रोलॉजी है, तो एस्ट्रोलॉजी क्या है? पूरा का पूरा ऐसे ग्रह कहाँ पे, कौन से प्लैनेट्स है, क्या हो रहा है, उसके बेस पे, वो अट्रैक्शन के बेस पे डिसाइड होता है कि भाई, तो नहीं बोलते कि भाई तुम्हारा ये होगा वो होगा। तो जो लोग ज्योतिष शास्त्र में उसमें बिलीव करते हैं, इट इज़ अ साइंस, वो साइंस है। ओके, कि इसकी इफेक्ट इतनी इतनी होगी। अरे इवन जो एकादशी, नहीं बोलते कि एकादशी के दिन उपवास करना चाहिए, क्यों? क्योंकि पर्टिकुलरली हमारे जो प्लैनेट्स है, मून है, उनकी लोकेशन वैसी हो जाती है कि उस दिन तुम्हारा डाइजेशन सिस्टम वीकेस्ट होता है। वीकेस्ट मतलब तुम अच्छे से डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते, वीकेस्ट होता है तुम्हारा डाइजेशन सिस्टम। ओके, तुम्हारा इन द सेंस सबका। ओके, तो वो वीकेस्ट होता है। अब इतना वीकेस्ट होता है, अब सोचो तुम्हारा डाइजेशन सिस्टम वीकेस्ट है, सबसे ज्यादा नबड़ा है, वीकेस्ट। ओके, तो वो उस दिन तुम अगर पेट भर के खाओगे, पेट भर के, तो कैसे डाइजेस्ट होगा? फिर दूसरे दिन या उसी दिन सिर दर्द होने के चांसेस है, गैस्ट्रिक होने के चांसेस है, बहुत सारे चांसेस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा खाना ही डाइजेस्ट नहीं हुआ है। इसीलिए साइंस के तौर से ये हमें फास्ट करने चाहिए थे। तो एकादशी मंथ में 2 बार आती है, तो ऐसा 2 बार ऐसे हो जाता है कि हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो वीक होता है। इसीलिए क्या होता है कि हमें उस दिन उपवास करना चाहिए। अरे कई स्क्रिप्चर्स में तो डायरेक्टली उपवास, मतलब हम तो अब तो उपवास में भी दे धनाधन खाते हैं, साबूदाना और ये वो, समोसा, इवन समोसा आ गया है, बोलो। ओके, समोसा भी आ गया है, क्या बोलते हैं उसे, फराली समोसा। ओके, तो पेटीज, सूरत में तो पेटीज वेटीज सब मिलता है, पता नहीं अभी बस सिर्फ पानी पूरी बाकी है, वो भी आ जाएगी जल्दी। ओके, तो सोचो, तो उपवास का मीनिंग ये नहीं है। अगर स्पिरिचुअल में वापस उपवास का मीनिंग और है, लेकिन ये तो मैं तुम्हें मटेरियलिस्टिक साइंस समझा रहा हूँ। स्पिरिचुअली वापस उसका मीनिंग अलग है, लेकिन हमें सिर्फ बता दिया गया है कि उपवास करो, अच्छा है। लेकिन हम थोड़े बुद्धिजीवी हैं, ज़्यादा सोचने वाले हैं, तो हम पूछते हैं कि अब भाई कैसे अच्छा है। अब जो हमें हमारे पेरेंट्स बताते हैं कि करो अच्छा है, उनके पास आंसर नहीं होता कि मटेरियलिस्टिक कैसे अच्छा है और स्पिरिचुअली भी कैसे बेनिफिशियल है। इसीलिए हम फिर मानते नहीं हैं। लेकिन जो हमारे सेजीज, हमारे ऋषि मुनि जो करके गए हैं ये सारी सिस्टम, वो बहुत अच्छी है। ओके, जैसे कि मुस्लिम भाई बहन हमारे क्या करते हैं, रमज़ान करते हैं पूरा महीना। वो कितना खतरनाक वाला फास्ट करते हैं। नॉट, यू कैन नॉट इवन अलाउ टू स्वेलो योर सलाइवा। तुम अपना वो थूक बोलते हैं ना, सलाइवा, वो भी नीचे नहीं जाना चाहिए, पानी भी नहीं पीना है। सोचो, पूरे मंथ ऐसा फास्ट करना है। अभी हमारा श्रावण महीना शुरू होगा तो लोग उपवास करते हैं, ये भी साइंटिफिक है। पता है ये साइंस कैसे है? अभी ये समझा था मैंने खुद। ओके, मतलब समझा मैंने खुद, मतलब मुझे ऐसा नहीं, मैंने डिस्कवर किया, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। आयुर्वेदा में लिखा हुआ है कि हमारा डाइजेशन सबसे ज़्यादा कब होता है पता है? जब सन की हाजिरी, अटेंडेंस, सन की अटेंडेंस सबसे ज़्यादा हो। इसीलिए हम डे टाइम पे ही खाते हैं, रात को नहीं खाते। इसीलिए जैनिज्म में बोला गया है कि सनसेट से पहले खा लो, क्योंकि जब सन होता है, नहीं तो हम जो ब्रेकफास्ट की जगह हम रात को 10 बजे कुछ खाना खाते हैं, फिर सपोज रात के 2 बजे कुछ खाएंगे और सुबह के 4 बजे खाएंगे। ये भी शेड्यूल हो सकता था ना, 3 टाइम खाना है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे खाओगे तो डाइजेशन ही नहीं होगा। तो जब सन की अटेंडेंस, सन की हाजिरी जब होगी, तब सबसे ज़्यादा डाइजेशन होगा। तो
तो इसीलिए जैनिज्म में बोला गया है कि भाई सनसेट से पहले खा लो। सिर्फ जैनिज्म में नहीं, बहुत सारी स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि सनसेट से पहले खा लेना चाहिए। अब सन की अटेंडेंस की बात है। अभी जैसे अभी 21 ऑफ जून अभी गई, वो लॉन्गेस्ट डे था, लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। योगा डे। हाँ, योगा डे, ओके, लॉन्गेस्ट डे था वो। 22 जून को लॉन्गेस्ट डे बोलते हैं, बट 21, 22, 23 सब सेम जैसे लगते हैं हमें। तो वो जो लॉन्गेस्ट है, तो सनराइज बहुत जल्दी हो जाता है और सनसेट बहुत लेट होता है। मतलब सोचो 5:30 जैसा तो सनराइज हो गया और 7:30 जैसा सनसेट हुआ, कितना लंबा डे हो गया, मोर देन 12 आवर्स हो गए। और फिर 22 ऑफ नवंबर सबसे छोटा डे होता है। ये सब हम साइंस समझ रहे हैं, बट वॉट एवर। तो सबसे छोटा डे वो हो गया। तो अब देखो मीनिंग क्या है, हम ये जो सबसे लंबा दिन क्यों बन गया, ऐसे ही बन गया, ऐसे ही नहीं बना। लोकेशन और सन रेज जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे रहता है, सन रेज। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमने 9th में भी पढ़ा था। क्या पूरे गुजरात 7 स्टेट्स में से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, याद आया या नहीं आया? तो वो 7 स्टेट्स में से पास होता था। तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सबसे ज्यादा होती है क्या, सन की रेस। तो सन की रेस सबसे ज्यादा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे रहेगी, तो उस टाइम पे खाओगे तुम तो अच्छा है, ओके। अब धीरे धीरे सन की मूवमेंट, ओके, जैसे कि ये हमारा अर्थ है, ओके, और अर्थ में हम यहाँ पर है सपोज, तो ये है से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ओके, ये है कैंसर और ये है कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे से 22 ऑफ जून पे यहाँ पे होता है सन। अब इससे ऊपर सन नहीं जा सकता, सन की रेज सिर्फ ये लाइन तक ही आती है, उसके ऊपर नहीं जा सकती, इसीलिए इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं। और यहाँ पे जो भी पूरा रशिया, कनाडा, अमेरिका वो आया, वहां पे बहुत ही ज्यादा ठंड होती है। क्यों, सनराइज नहीं आएगा तो सब ठंडा ही हो जाएगा ना। अब हम तो यहाँ पे हैं ऐसे, ओके, और नहीं यहाँ पे भी नहीं, ओके, हम तो हमारे वास्ते तो पास हो रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब यहाँ से 22 जून के बाद अब सन कहाँ मूवमेंट करना स्टार्ट कर रहा है, धीरे 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 ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास मूव करना स्टार्ट कर देगा। और वो कहाँ कब पहुंचेगा, 6 महीने लगेंगे उसको वहां जाने के लिए। 22 ऑफ नवंबर तक वो वहां पहुंच जाएगा। दैट मीन्स सन रेज अब हमें कम मिलने वाला है, डे टू डे अब सन रेज क्या होंगे, हमें कम मिलेंगे, ओके। दिन सबसे बड़ा हो गया, अब धीरे धीरे करके दिन छोटा होता जाएगा। जैसे अभी 14 घंटे हो गए, फिर 13 होंगे, 12 होंगे, 11 भी हो जाएंगे, फिर नवंबर ये इस दिन तक आते आते तो 10 घंटे का दिन हो जाएगा। भाई ऐसे कैसे 10 घंटे का दिन, रात लंबी हो जाएगी ना। फिर ऐसे 6 बजे ही अंधेरा अंधेरा दिख जाएगा। देखो अभी 7 बज गए, लेकिन अभी कितना उजाला है, देखो अभी भी सनसेट नहीं हुआ है, ओके। लेकिन विंटर में अभी तो ऐसे घोर अंधेरा हो जाएगा। तो अब ये यहाँ जा रहा है, सन रेज कम है, तो सन रेज कम है तो डाइजेशन क्या होगा, कम होता जाएगा। इसीलिए अब ये जो आना यहाँ पे शुरू हुआ और यहीं पे हम क्या करते हैं, से रमजान का उपवास तभी होता है, श्रावण का उपवास भी तभी होता है कि जब सनराइज हमें कम मिलना शुरू हुई। फिर जैसे जैसे, और फिर खाना कब शुरू करते हैं पता है, 14 ऑफ जनवरी के बाद, संक्रांति के बाद। तो 14 ऑफ जनवरी के बाद क्या है, वापस सन यहाँ से ये साइड आने लगेगा। तो ये साइड आने लगा तो ऑटोमेटिकली देखना हमें समर में भूख ज्यादा लगती है, तो डाइजेशन ज्यादा होगा तो इनलेट भी ज्यादा होगा। ये सब साइंस की वजह से है, सारे फास्टिंग और वो सब कुछ साइंस है। लेकिन हम क्यों करें, क्या फायदा होगा। तो किसी के पास, अगर हमारे पेरेंट्स के पास आंसर नहीं है तो हम वो चीज़ नहीं करते। लेकिन वो सब कुछ जो भी हमारा कल्चर है, सब कुछ है, वो अकॉर्डिंग टू साइंस है, ओके। और उसका बेनिफिट होगा ही होगा। ये चीज़ें मैंने आज तुम्हें बताई, ये तुम्हें याद रहे या ना रहे, लेकिन तुम फास्ट करोगे तो बेनिफिट तो होगा ही। फिर वो नॉलेज तुम्हारे पास हो या ना हो, तो हमारे पेरेंट्स, हमारी पूरी की पूरी पहले की भी जनरेशन ऐसे ही, हमारे मम्मी पापा को ऐसा जरूरी थोड़ी है उनको ये सब पता था, फिर भी वो तो करते हैं, उपवास करना है भाई, एकादशी करनी है, क्यों, भगवान खुश हो जाएंगे। वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी सही है, वो भी स्पिरिचुअल साइंस है। बट मैं स्पिरिचुअल साइंस तो चलो अभी तुम बाद में एक्सप्लोर करना, ये जो मटेरियलिस्टिक साइंस है वो तो तुम्हें समझ में आना चाहिए ना कि कौन से बेनिफिट हमें मिल रहे हैं, ओके। सो दैट इज देयर। चलो ये बुक क्लास 9
चैप्टर पढ़ो अच्छे से। कैसा रहा टेस्ट? बहुत लंबी क्लास हो गई, लेकिन पता नहीं पता था ना ये सब, तो अब याद रखना ये सब। तो अब पता चला क्या टाइड्स एंड एब्स, उसका हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि वेव्स एनर्जी का हमने यूज किया कि भाई वेव्स आई, टरबाइन घुमा तो एनर्जी जनरेट हुई। वैसे ही टाइड इन मतलब पानी भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है। जब भर रहा है तो भर रहा है। अब क्या किया हमने, एक दीवार जैसा बनाया। ऐसा सोचो जैसे कि अभी तुम्हें याद हो या फिर जनरल नॉलेज में हो तो अभी एक योजना स्कीम चालू है, भाड़भूत बैरेज योजना। ओके, शायद तुम्हें पता हो, नहीं पता हो तो बता दूं। जो हमारे भरूच में भाड़भूत बैरेज, भाड़भूत है वो तो पता है ना, दहेज साइड जाते हैं तो भाड़भूत गांव है। तो बैरेज योजना मतलब क्या, वहां पे ऐसे डैम जैसे, छोटा सा डैम जैसा ऐसा बना दिया गया है। अब उसके अंदर बीच में गेट्स रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं? गेट्स। अब सपोज ऐसा समझो टाइड इन है, मतलब पानी अंदर और ज्यादा पानी रिवर में आ रहा है, ये साइड आ रहा है, उल्टा रिवर ऐसे बहनी चाहिए थी, अब वो टाइम पे रिवर थोड़ी ऐसी बहेगी। ओके, तो पानी भर रहा है। अब ये दरवाजे खुले हैं यहाँ के, जो हमने बनाया ऐसे बिल्डिंग है, ऐसा समझो यही वॉल है हमारी। अब टाइड इन हो रहा है तो मैंने ये दरवाजा ऐसे खुला रख दिया, तो ये सारा पानी क्या आ जाएगा, अंदर भर जाएगा। और जैसे ही टाइड आउट होने का समय आया, मतलब पानी जाने का आया, मैंने दरवाजा बंद कर दिया। तो हुआ क्या, सारा का सारा पानी मैंने स्टोर कर लिया। डन। अब ये स्टोर्ड वाटर को आगे मैंने क्या रख दिया, टरबाइन रख दिया, दरवाजे के आगे ही अब टरबाइन रख दिया। अब खोल दिया वापस दरवाजा, तो पानी जाएगा, टरबाइन को घुमाएगा, टरबाइन को घुमाया, मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होगी, मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होगी, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी। उस हिसाब से हम यूज करते हैं टाइड्स एंड एब्स। समझ में आया? पक्का? ओके। एंड लास्टली वाटरफॉल्स। भाई वाटरफॉल्स से भी हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। देखो ये चीज तुमने कभी सुनी नहीं होगी और देखी भी नहीं होगी, क्योंकि अभी हम जनरेट नहीं कर रहे हैं। तो वो वही बात हो गई ना कि हमें नॉलेज में है इससे एनर्जी मिल सकती है, लेकिन अभी हम कर रहे नहीं है, तो हम बोलेंगे कि भाई ये इट इज नॉट अ रिसोर्सेज। लेकिन अभी हम समझ रहे हैं कि रिसोर्सेज है। क्यों भाई? वाटरफॉल है तो हम तो देखने जाते हैं, फोटो खिंचाई, ये वो खत्म। बट नीचे टरबाइन रखो तो वो गिरेगा पानी, टरबाइन घूमेगा, थोड़ी बहुत एनर्जी मिल जाएगी। थोड़ी बहुत मतलब ज्यादा भी मिल सकती है, इट डिपेंड्स ऑन कि वाटरफॉल कैसा है, कितना पानी है। फिर बूंद बूंद पानी गिरे तो कुछ एनर्जी जनरेट नहीं होगी। ओके, समझ में आया? तो वाटरफॉल भी हमारा रिसोर्स है। तो ये थे हमारे 3 रिसोर्सेज। समझ में आ गए? पक्का? 3 रिसोर्सेज, एज अ फूड, एज अ सोर्स एंड एज अ एनर्जी। और डिटेल में भी हमने देख लिया। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ये यूजेस ऑफ रिसोर्सेज थे, आंसर को मिक्सअप मत कर देना। ये क्या थे? यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अगेन फिर से बता रहा हूं, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला जा सकता है, आंसर वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो कौन से वे में पूछा है वो तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि यहां कौन सा आंसर आएगा। ओके, सीधा सीधा ही पूछ ले, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, डिस्क्राइब यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, तो वो तो सीधा आंसर हो गया। लेकिन घुमा के पूछे तो भी तुम्हें पता होना चाहिए। ओके, राइट शॉर्ट नोट ऑन विच वी आर गेटिंग द एनर्जी फ्रॉम टाइड्स एंड एब्स। तो फिर पूरा यूजफुल ऑफ रिसोर्सेज की शॉर्ट नोट लिखनी पड़ेगी तुम्हें, क्योंकि टाइड्स और एब्स उसी में आते हैं। और अगर उसको ही 1 मार्क में पूछा तो इतना ही लिखना है सिर्फ, और 3 मार्क्स में पूछा तो पूरा लिखना है। अकॉर्डिंग वो भी वहां पे मार्क्स देखने हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे ही 1 मार्क में पूछा और पूरा छाप दो तुम। ओके, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा, वो मार्क्स तो एक ही मिलेगा। हाँ, तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, वहां पे यूजफुल यूजेस ऑफ रिसोर्सेज 3 थे, टाइप्स ऑफ रिसोर्स भी कितने हैं? 3। चलो कौन कौन से? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेस पर। ऑन द बेसिस मतलब किसकी ओन करते हैं ये रिसोर्सेज, किसका है उसके बेस पे। जैसे तुम्हारे पास बुक है, ओके भाई किसकी बुक है? तुम बोलोगे मेरी है।
ओके, तो ये एक रिसोर्स है। जैसे अभी लाइट चली गई तो मैंने तुम्हारी बुक लेकर पढ़ा, यूज किया ना उसका, वो मेरे काम करने के लिए मैंने उसका यूज किया। तो रिसोर्सेस था किसका? तुम्हारा, जिसका मैंने यूज किया। तो ये डिपेंडिंग अपॉन दी ओनर कि भाई ये तुम्हारा रिसोर्स था, मैंने थोड़ी देर यूज किया। जैसे कि मेरे घर में खाना है, कोई आया और मैंने खिलाया, तो दैट मीन्स किसी ने दूसरे ने यूज किया। रिसोर्सेज देखो एक्चुअल में तो सब कुछ नेचर का है, लेकिन हम मान बैठते हैं ना कि ये मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरी बुक है, ये मेरा फोन है, ये मेरा मोबाइल है, वॉच है। उस हिसाब से टाइप्स के बेस पे पहला तो है क्या, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप मतलब किसकी मालिकी का है, कौन मालिक कौन है इसे। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ रीअवेबिलिटी। रीअवेबिलिटी भाई एक बार तुमने यूज कर लिया फिर से अवेलेबल है, वो भी एक टाइप है। जैसे कि पेट्रोल, गाड़ी घुमा के आ गए, पूरा पेट्रोल का धुआं धुआं कर दिया, अब क्या वो धुएं में से तुम वापस पेट्रोल बना सकते हो? नहीं, तो वो टाइप में नहीं आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, रीअवेबिलिटी, फिर से यूज करना है, कर सकते हो या नहीं। जैसे कि डैम वाला अभी मैंने बताया, तो भाई पानी स्टोर किया, वाटरफॉल वाला, वाटरफॉल तो ऐसे ही पानी गिर ही रहा था और फिर मैंने नीचे टरबाइन लगा दिया, वाटरफॉल को तो मैंने छेड़ा ही नहीं। ओके, तो क्या मैंने पानी बिगाड़ दिया क्या यहाँ पे? नहीं, तो मुझे तो एनर्जी मिल गई, तो वो रीअवेल मतलब फिर से वो पानी रीयूज हुआ ना। पानी तो आ रहा था और जा रहा था, तो अभी भी वही हो रहा है, आ रहा है और जा रहा है, बीच में वो उसके ऊपर गिर रहा है और घुमा रहा है, मेरा काम हो गया बीच में, तो रीअवेलेबल है वो। जैसे पानी, डैम कंस्ट्रक्शन है, तो मैंने डैम बनाया तो वहां पे पानी स्टोर हो रहा है, भाई बारिश हुई वो पानी भी वहां स्टोर हुआ, रिवर नर्मदा रिवर वहां से आ रही है मध्य प्रदेश से, वो पानी भी वहां स्टोर हुआ। भाई पानी स्टोर करके क्या करोगे? कुछ नहीं, उसको तो जाना ही था सीधे सीधे, अभी भी सीधे सीधे ही जाएगा, लेकिन मैंने बीच में स्टोर कर दिया है, टरबाइन पे डालेंगे फिर उसको सीधे सीधे जाने देंगे। अंडरस्टूड? तो अवेबिलिटी। एंड थर्ड वन इज दी ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। भाई डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी मतलब सब कुछ सेम थोड़ी होगा। जैसे कि पेट्रोल है तो कोल है सपोज, तो इंडिया में सपोज कोल, सबसे ज्यादा कोल माइंस है झारखंड वाले एरिया में, छत्तीसगढ़ झारखंड में। तो क्या सिर्फ वही दोनों स्टेट कोल का यूज करते हैं क्या? पूरा इंडिया यूज करता है? कैसे पूरा निकला तो उनके पास, वो क्यों पूरा इंडिया यूज करता है? भाई डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, किसी के पास कुछ ज्यादा होगा, किसी के पास कुछ कम होगा। यहाँ पे से सपोज पेट्रोल मिल रहा है, तो क्या पेट्रोल सिर्फ हम ही गाड़ी घुमा रहे हैं, दो बाकी लोग नहीं घुमा रहे हैं? गोल्ड कहीं से मिल रहा है, KGF गोल्ड माइन, तो क्या बेंगलोर वाले साउथ इंडियन ही वहाँ पे गोल्ड पहनते हैं? नहीं, हम भी पहनते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे भी एक टाइप है, 3 टाइप समझ में आ गए। डिटेल तो पढ़ना है, ये तो सिर्फ नाम आया है। क्या? ओनरशिप, इसका मालिक कौन है। रीअवेलेबिलिटी मतलब कि यूज किया फिर से अवेलेबल है क्या, उसके बेस पे। एंड थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट किया तो भाई एक जगह से मिला लेकिन सबको दिया। अंडरस्टूड? ओके, हाँ। सो पहला देखते हैं उसमें ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप के बेस पे भी 3 है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के अंदर 3 है। पहला है इंडिविजुअल रिसोर्स, मतलब मेरा है भाई, लाइक दैट। ओके, CBSE के नोट्स में तो मैंने लिखा है कि ऐसे ही जोक के तौर पे, किसका है, तो ये घर मेरे बाप का है, ऐसे लाइक दैट, ऐसे लिखा है। मतलब ओनरशिप खुद का ही हो गया, इंडिविजुअल हो गया ना, लाइक दैट। सो इंडिविजुअल रिसोर्सेज, तो वो ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और अ फैमिली, कि भाई ये घर, ये गाड़ी, तो ये गाड़ी मेरे पापा की है और पापा मेरे हैं, तो गाड़ी भी मेरी है, लाइक दैट। ओके, सो इंडिविजुअल रिसोर्सेज, इसके मालिक कौन हुए? पर्टिकुलर कोई इंडिविजुअल या फिर फैमिली, वो उनके मालिक है वो रिसोर्स के। भाई एनीथिंग विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड इज अ रिसोर्स। तो भाई साइकिल है, वो साइकिल भी रिसोर्स है। क्यों? मेरी नीड है, मुझे यहाँ से सब्जी लेने जाना है, चल के नहीं जाना है, थोड़ा फास्ट जाना है, तो साइकिल होगी तो फास्ट जा सकता हूँ। ओके, तो मेरी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, तो साइकिल इज अ रिसोर्स। किसकी है भाई ये साइकिल? मेरी ही है। क्यों? पापा ने गिफ्ट की थी। पापा किसके है? भाई मेरे ही है। दैट इज इंडिविजुअल रिसोर्सेज। समझ में आ गया? ओके, नेचुरल रिसोर्सेज ओन्ड बाय कंट्री
और अ रीजन। नेचुरल रिसोर्सेस, ओके, तो भाई वो कंट्री ओन करेगी या फिर वो रीजन, पर्टिकुलर रीजन ओन करेगा। ओके, जैसे कि भाई इंडिया में सपोज कोल बहुत ज्यादा है, गोल्ड बहुत ज्यादा है, ऑयल बहुत ज्यादा है, फिर अमेरिका वाले बोलेंगे अरे यार तुम्हारे पास तो कितना कुछ है, हमें दे दो ना, अरे हट अबे मुफ्त का है क्या, लाइक दैट। ये तो हमारा है, मतलब कि पूरी की पूरी कंट्री का है, हमारे पास कम लोग हैं यूज करने के लिए अगर तुमको दे दे। ओके, वैसे तो फिर सऊदी कंट्रीज में देखो, उनके पास तो भर भर के ऑयल है, तो वो पूरे वर्ल्ड को बांट देंगे तो कोई गरीब ही नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वो कंट्री ओन है, वो उनका ही है। समझ में आया? तो ये है कंट्री। ये सीबीएसई में भी ये सारे टॉपिक सेम ही है। ओके, सो कंट्री और से रीजन। तो भाई कंट्री का और रीजन का क्या क्या हो सकता है उसके देखो, तुम्हें फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, 1 मार्क का क्वेश्चन में भी आ सकता है कि भाई एग्जांपल्स, इंडिविजुअल, ये मेरी जमीन है, मेरे पुरखों की जमीन है, लाइक तो जमीन इंडिविजुअल और फैमिली रिसोर्स है। बिल्डिंग, ये मेरा घर है, ये मेरा ट्यूशन क्लास है, ये है, वो है, तो वो इंडिविजुअल और फैमिली हो गया। ओके, इसके एग्जांपल देखो, नेशनल रिसोर्सेस। ओके, नेचुरल नहीं, नेशनल, मैं 2-3 बार शायद नेचुरल रिसोर्सेस बोला, नेशनल रिसोर्सेस जो पूरे देश का हो वो। तो पूरे देश का क्या है भाई? आर्मी। ओके, वो पूरे देश की है, वो इंडिविजुअल में नहीं आती, वो पूरे देश की है। नहीं तो तुम तो ऐसे दोस्त के साथ झगड़ा हुआ है, रुक तू मैं अभी मेरी आर्मी लेके आता हूँ, तो वो तुम आर्मी का यूज नहीं कर सकते, तुम्हारी नहीं है वो नेशनल प्रॉपर्टी है। ओके, रुको मैं आर्मी लेके आता हूँ, तुम छोटे छोटे झगड़ों में आर्मी लेके आ जाओगे, फिर ऐसा नहीं कर सकते। ओके, ऐसे मिसाइल छोड़ दी, ओ भाई कहाँ मिसाइल छोड़ दी तो आर्मी। इंटरनेशनल ट्रेड भी नेशनल रिसोर्स है। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब तुम इंटरनेशनली ट्रेड कर रहे हो, तुम्हें कुछ बहुत अच्छी चीज आती है, जैसे कि तुम्हें अभी क्या आता है, सपोज नोट्स बनाना बहुत अच्छे से आता है तुम्हें। ओके, कि भाई नेचुरल रिसोर्सेज की नोट्स मैंने बनाई है, क्लास 9, 10, 11 को जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू भी यूजफुल होगी, इतनी अच्छी नोट्स बनाई तुमने। ओके, अब वो नोट्स तुम बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं आउट ऑफ इंडिया के, उनको प्रोवाइड करना चाह रहे हो। भाई कितना कॉस्ट है उसका? कुछ कॉस्ट नहीं है उसका, 10 रुपीज़ कॉस्ट है, और सिर्फ एक PDF है, आप बोलना तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा या फिर ईमेल कर दूंगा, तो 10 रुपीज़ में नोट्स मिल जाएगी, उसकी फिर प्रिंट करवा के सब लोग नॉलेज गेन करेंगे। या फिर तुमने कुछ सॉफ्ट कॉपी रखी है तो पासवर्ड डाल के ही वो ओपन होगी, वो पासवर्ड तुमने उनके साथ शेयर कर दिया। तो ये हो गया इंटरनेशनल ट्रेड, छोटा लेवल का ट्रेड, मतलब जो तुम कर सकते हो ऐसा कुछ। ओके, कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी कर रहे हैं, इसको बोलते हैं फ्रीलांसिंग। मतलब तुम्हारे पास कोई जॉब वे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन किसी को कुछ, जैसे कि मेरे जैसा कोई टीचर है और मुझे बहुत सारी नोट्स बनानी है, तो मैं बोल दूंगा कि भाई किसी एक को पकड़ूंगा, ऐसा कोई काम कर रहा होगा वो स्टूडेंट को, जिनके हैंड राइटिंग भी अच्छे हो और जिसने ऑलरेडी 10th पास कर लिया है। ओके, और जिनके हैंड राइटिंग अच्छे, देखो जो तुमने 10th पास किया ना, मैंने देखा तुम्हारे साइंस में अच्छे मार्क्स आए थे, मुझे नोट्स बनानी है, तो तुम्हारे हैंड राइटिंग भी अच्छे हैं, तो ये कंटेंट है, इसको पूरा छाप देना, मतलब कि पूरा अच्छे से लिख देना। तो बोल के सर मुझे क्या मिलेगा? ये इतने पैसे दे दूंगा मैं तुम्हें। मैंने उसको पैसे दे दिए, उसने ट्रेड कर लिया, उसको उसके पैसे मिल गए, मुझे मेरा काम मिल गया। मेरे पास टाइम नहीं है ना उतनी उसके जैसे शांति से आराम से बैठ के पूरा सिलेबस का नोट्स बनाना, तो मैंने उसके पास से करवा लिया। ओके, अब मैं सपोज रह रहा हूँ इंडिया में और ये स्टूडेंट है अमेरिका में, तो इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, ये बिजनेस हुआ ना वन टाइप ऑफ, तो ये इंटरनेशनल ट्रेड हुआ। तो इंटरनेशनल ट्रेड में फिर मैंने उसको अगर सपोज 1000 रुपीज दिए, तो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, ओ भाई रुको, तुमने इसको नोट्स क्यों बेची? तुम इंडिया के लोगों को नोट्स बेच सकते हो, बाकी बाहर से लोगों के नोट क्यों बेची या नोट्स क्यों ली? तो देन यू हैव टू पे द एक्साइज ड्यूटी टैक्स, दिस टैक्स, ये वो, GST। ओके, तो हमने थोड़ा टैक्स पे किया, लेकिन हम कर सकते हैं। तो लेकिन वो कर सकते हैं कब? गवर्नमेंट की परमिशन हो तब। तुम मूवी बना रहे हो और फिर बोलोगे कि मैं पाकिस्तान में भी मूवी दिखाऊंगा, नेपाल में भी दिखाऊंगा, चाइना में भी दिखाऊंगा। हाँ, जहाँ जहाँ दिखाना हो ना वहाँ पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके, तुम्हारे पास पैसे है तो ऐसा नहीं कि तुम कहीं पे भी जा सकते हो। वो कंट्री जहाँ तुम जाना चाहते हो, वो कंट्री लेने को तैयार है क्या? तुम्हें वीज़ा दिए है क्या? तुम्हें वो परमिशन देंगे तभी तुम वो कंट्री जा सकते हो। ऐसा नहीं कि पैसे आ गए तो चले गए। ओके, नहीं तो सबको अमेरिका ही और कनाडा ही चला जाता है।
क्योंकि वहाँ की सिस्टम ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी है। ये डेवलप तो हम भी कर रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। ओके, इट्स अप टू दैट। चलो, इंटरनेशनल ट्रेड समझ में आया। एंड थर्ड इज दी ग्लोबल रिसोर्स। तो ग्लोबल रिसोर्स मतलब उसका मालिक कौन है? पूरी की पूरी दुनिया, ग्लोबल। पहले इंडिविजुअल घर, दूसरा नेशनल, पूरा देश मालिक है, और तीसरा पूरी दुनिया ही मालिक है। क्या है? ऑल फिजिकल और नॉन फिजिकल रिसोर्स विच आर यूज्ड फॉर ह्यूमन वेलफेयर। तो इसमें क्या क्या आएंगे? जो फिजिकल है, मटेरियलिस्टिक है, और नॉन फिजिकल है, जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज हो सकते हैं, मतलब हमारी भलाई के लिए यूज हो सकते हैं, वो सारे ही कौन से हैं? ग्लोबल रिसोर्स। ओके, तो उसके एग्जांपल नहीं गिवन है। रिसोर्सेज ऑफ कॉमन ओनरशिप ऑफ ऑल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इसमें क्या क्या आएगा कि भाई जिसपे सबका ही हक है, सारी ही कंट्री का हक है। जैसे कि मून, तुम नहीं बोल सकते कि भाई चंदा मामा, ये मून हमारा मामा है तो ये हमारा हो गया है। नहीं, सूरज दादा तो तुम्हारे दादा है, तुम्हारे मामा है, ऐसा नहीं चलेगा। ओके, नहीं तो हमसे पहले वो अमेरिका वाले कैसे चले, तुम हमारे मामा के घर कैसे चले गए भाई? नहीं जा सकते, तुमने हमारी परमिशन नहीं दी, ऐसा नहीं बोल सकते तुम। ओके, तो वो इंटरनेशनल, वो पूरे ग्लोबल रिसोर्स है। ग्लोबल रिसोर्स मतलब सारी कंट्री का, सभी लोगों का एक इक्वल राइट्स है। जैसे कि एयर में ऑक्सीजन, तो भाई सबका इक्वल राइट है। फिर जैसे तुम यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो पढ़ने के लिए या घूमने के लिए, तो यहाँ पे भाई हमने तुम्हें अलाउ किया है, ऑक्सीजन को अलाउ नहीं किया है। तुम अपना ऑक्सीजन अपने देश से लेके आना, तो क्या बॉटल पहन के जाएंगे क्या? नहीं, वहां का ही ऑक्सीजन हम लेंगे, वहां का ही खाना हम खाएंगे, वहां के ही होटल में रहेंगे। तो अभी होटल तो वापस उनका हो गया, बट से ऑक्सीजन तो भाई वो पूरा है, सबका है, लाइक दैट। मून है, मार्स है, तो हम वहां जाएंगे, कुछ रिसर्च करेंगे, वहां से कुछ मिला और लेके आए, बोले जिसको जाना हो जाओ, हमारी टेक्नोलॉजी है, हम गए, तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है, तुम भी जाओ, तुम्हें भी जो करना है करो, लाइक दैट। तो समझ में आया पहला टाइप? पहला टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप में है सबसे पहले इंडिविजुअल और फैमिली, मतलब कि उसका ओनर कौन है? इंडिविजुअल और फैमिली, नाम के अकॉर्डिंगली उसकी डेफिनेशन, ओन्ड बाय द इंडिविजुअल और फैमिली। देन उसके एग्जाम्पल, तो भाई बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, तुम एक दो लिख के बात खत्म करो। भाई लैंड है, बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, व्हीकल्स है, कितना कुछ हम लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया इंडिविजुअल। देन सेकंड है हमारा नेशनल, कि भाई नेशनल प्रॉपर्टी है, ओके, तुम्हारे या तुम्हारे पापा की या तुम्हारे फैमिली की नहीं है। जैसे कि आर्मी हो गई, ओके, और से ताजमहल हो गया, स्टैचू ऑफ यूनिटी हो गया, डैम हो गया, तो वो सब किस में आएगा? नेशनल रिसोर्सेज में आ जाएगा। जैसे फॉरेस्ट हो गए, तो तुम बोलोगे फॉरेस्ट तो नेचुरल है ना, नेचुरल है, फिर भी गवर्नमेंट ने अपने अंडर में रखे हुए हैं, नहीं तो सब लोग नेचुरल नेचुरल करके पता नहीं पूरा फॉरेस्ट काट देंगे कि भाई हमें नहीं पसंद तो हमने काट दिया, हमारे घर पे वुड की जरूरत थी तो हमने काट दिया और घर पे ले आए। नहीं कर सकते वैसा, अंडरस्टूड? तो वो नेशनल रिसोर्सेज में आ गया। एंड देन लास्ट में ग्लोबल रिसोर्सेज, जिसकी मालिकी, जिसके ओनर कौन है? सब लोग हैं, सारी ही कंट्रीज है। उसमें क्या आएगा? भाई भलाई के लिए, ह्यूमन बीइंग की और एनिमल की और सबकी भलाई के लिए जो भी रिसोर्सेज हो वो सब उसमें आएगा। तो भाई उसके एग्जांपल गिवन नहीं है, सिर्फ लिख दिया है। तो हम जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मून उसमें आएगा, सोलर एनर्जी, हम सोलर एनर्जी का यूज कर रहे हैं ना, तो सन, मून, ओके, से ऑक्सीजन, ये सब कुछ किस में आएगा? एटमोस्फियर, ऑक्सीजन इन द सेंस तुम लिख सकते हो एटमोस्फियर, ओके। सो वो सब किस में आएगा? ऑल दिस कम इन दी ग्लोबल रिसोर्सेज। तो इसके बेस पे बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, 1 मार्क में भी पूछ सकते हैं, गिव एग्जांपल ऑफ दिस, गिव एग्जांपल ऑफ दिस। तो जो 3 टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, अवेलेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें से हमने फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अंडरस्टूड? समझ में आया पक्का? श्योर? ओके, बाकी कल देखते हैं।